अब क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग? हाउ आर यू गाइस? ओके, क्या मैं आप लोगों को दिख रहा हूं? क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? प्लीज आप मुझे बताइए एक बार। क्या मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? प्लीज आप मुझे बताएं एक बार। ओके, हाउ आर यू गाइस? व्हाट्स अप? कैसे हो आप लोग? चलो एक लेटेस्ट न्यूज आप लोगों को बता देता हूं बाय द वे, क्योंकि आप लोगों को जानना थोड़ा जरूरी है। एक कंफर्मेशन तो आ गई है, एक चीज की कंफर्मेशन जरूर आ गई है। आप सुनना चाहते हैं वो अपडेट, लेटेस्ट अपडेट सुनना चाहते हैं? बताइए मुझे, क्या आप वो लेटेस्ट अपडेट सुनना चाहते हैं? चैट सेक्शन में बताइए। आपके नीट के एग्जाम को लेके और जेई के एग्जाम को लेके है। मैं आपको वैसे आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि ये बात तो कंफर्म हो गई है कि आपका इंजीनियरिंग में और मेडिकल में एडमिशन जेई और नीट के एग्जाम के बिहाफ पे ही होगा। इन एग्जाम को कैंसिल नहीं किया जाएगा, इसके इंडिकेशन मिल चुके हैं। दूसरी बात, कोशिश ये की जा रही है कि आपके एग्जाम तय डेट पर ही हो। कंफर्म नहीं है, लेकिन इसकी न्यूज अंदर से आ रही है, तो मैं आपको बता देता हूं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एक पूरा गैंग लगा हुआ था कि नीट का एग्जाम कैंसिल कराओ, तो बेटा मैं आपको फिर से कह रहा हूं, वो आपका टाइम खराब करा रहे हैं और कुछ नहीं। और मैं आपसे कह रहा हूं कि अपना समय से एग्जाम होना चाहिए और वो होगा। आ रहा है सबको समझ में? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अंदर से जहां तक इंफॉर्मेशन आ रही है मैं आपको बता देता हूं। जहां तक इंफॉर्मेशन है वो ये है कि आपका जेई और नीट का एग्जाम तो 100% होगा। और दूसरा, डेट आगे बढ़ाने ना बढ़ाने की कोशिशें की जा रही है, मतलब उसी तय डेट को एग्जाम होने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, ठीक है? हालांकि आखिरी फैसला तो एमएचआरडी को लेना है, लेकिन ऑलमोस्ट यही तय किया गया है अभी तक कि आप लोगों को एग्जाम देना है उन्हीं उन्हीं डेट्स पर। यस, ये लाइव सेशन है बेटा, दिस इज लाइव सेशन। तो काफी लोग हैं जो काफी बच्चों के 10 से 15 दिन खराब किए। होगा होगा होगा, कैंसिल होगा, आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा, पक्का होगा, ऐसे करके बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा। लेकिन बेटा एग्जाम तो होगा, एग्जाम आप लोगों को देना है, और अच्छा डॉक्टर और इंजीनियर बनना है तो आपको देना ही चाहिए हर एग्जाम, सीधी सी बात है। आप लोग सोचो कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, मान लो आपकी तबीयत खराब हो गई, तो आप क्या ऐसे ही डॉक्टर के पास जाना चाहोगे जिसने नीट का एग्जाम पास भी नहीं किया और ऐसी 12वीं की ब्याह पे वो डॉक्टर बन गया? सोचो, उसको क्या पता क्या आता है क्या नहीं आता, उसकी ढंग से चेकिंग भी नहीं हुई। तो आप अपने फ्यूचर के हिसाब से सोचो ना कि सही चीज क्या है। और डॉक्टर और इंजीनियर बहुत बड़ी चीज होती है, मतलब वो आपकी देश की चीजों को अच्छा भी कर सकते हैं और खराब भी कर सकते हैं। तो इसमें तो हम रिस्क नहीं ले सकते। तो आप ये जो चीजें लोग फैला रहे हैं उनके चक्कर में मत पड़ो, अपनी पढ़ाई करो, ज्यादा अच्छा है, ठीक है? चलिए, सो सिंपल सी बात है, और काफी लोग इस चीज को समझ ही गए हैं कि हाँ हमें फोकस करना है, पढ़ाई पे फोकस करो यार। कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कह रहे हैं और क्या नहीं। कई लोगों ने तो अपना न्यूज चैनल ही बना लिया है इसी चीज के लिए। चलो अब हम आगे चलते हैं, लेट्स स्टार्ट द सेशन, है ना? और जो भी खबर आएगी हम आपको देते रहेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। चलिए, अल्कोहल फिनोल ईथर आज हमें करना है नीट 2020 के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऊपर वाले से दुआ करो कि भैया आपका नीट 2020 समय से हो। वन शॉट में आप लोगों को अल्कोहल फिनोल एंड ईथर को खत्म करना है। शुरू करें सेशन को मेरे प्यारे बच्चों। हे गाइस, व्हाट्स अप? आई एम सो सॉरी, लाइट चली गई थी और लाइट जाने की वजह से ये जो सेशन है वो थोड़ा बंद पड़ गया था। अभी तो मैं वापस आ गया हूँ, और लाइट, क्योंकि मैं तो यहीं पे था, लाइट वापस आ गई है। सो आर यू गाइस हियर? क्या मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? प्लीज आप मुझे बताइए एक बार। क्या मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? प्लीज आप मुझे बताइए एक बार। हाउ आर यू गाइस? हम शुरू कर सकते हैं आज के सेशन को? या कैन वी स्टार्ट टुडे सेशन? प्लीज आप मुझे एक बार कंफर्म करिए। ओके, प्लीज आप मुझे एक बार कंफर्म करिए, इज एवरीथिंग फाइन? मैं तो वापस आ गया हूं, आप लोग कहां पर हैं? गर्म पानी पिला दो। आ गया हूं। ओके, तो मेरे बच्चे भी वापस आ चुके हैं। मैं फिर से यही बात बोल रहा हूं बेटा, देखो ये आपके दिल की आवाज है कि नीट पोस्टपोन्ड हो जाए, पोस्टपोन्ड हो जाए, लेकिन मेरा दिमाग तो यही कहता है कि पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। जितना आगे जा रहा है ना डेट, उतना आप लोगों को दिक्कत होगी। आप अपने बारे में सोचो,
पता नहीं कई लोगों को ज्यादा टाइम चाहिए। एक बच्चा भी लिख भी रहा था कि सर हमें ज्यादा टाइम चाहिए जिससे हम और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। यार जो बच्चे मतलब ऐसे तो पता नहीं लोग तुम किस हिसाब से सोच रहे हो, लेकिन कई बच्चे तो 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं यार। और जितना ज्यादा समय लोगे उतना ज्यादा आप लोग के लिए डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। पता नहीं आप लोग किस वे से सोचते हो, मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है आप लोग के लिए डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा यार। बाकी आपकी मर्जी है। चलो अभी तो हाँ, और पोस्टपोन कराने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि क्या बताऊं, है ना। तो वो घर वापस आ गया हूँ, लाइट चली गई थी, आई एम सो सॉरी। हाउ आर यू गाइस? बढ़िया। इट्स नॉट अ नेटवर्क प्रॉब्लम, बेसिकली यहां पर लाइट चली गई थी। ओके तो चलिए शुरू करते हैं, शुरू करें आज के सेशन को, स्टार्ट करें आज के सेशन को। क्या मुझे सुन पा रहे हैं प्लीज आप मुझे बताइए। गुड इवनिंग एवरीवन, कैन वी स्टार्ट? चलो उससे पहले मैं आप लोगों को एक न्यूज सुना देता हूं आप लोगों की जानकारी के लिए। आप सुनना चाहते हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से? यार अपन स्टार्ट कर देते हैं सेशन को, बाकी बच्चे आ जाते हैं, उसके बाद अपन शुरू करेंगे। चलो शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपको नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक न्यूज पेपर में छपी हुई एक खबर सुनाऊंगा जो अभी आज ही छपी है। तो मैं आज सुना देता हूं आप लोगों को थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले अपन स्टार्ट कर लेते हैं ताकि सारे बच्चे आ जाएं। आज हम लोगों को अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर पढ़ना है। चलो अपन लोग अल्कोहल फिनोल, अपन तो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं क्योंकि अपना न्यूज चैनल तो है नहीं, है ना। सो चलिए आज हम लोग अल्कोहल, फिनोल, ईथर पढ़ेंगे। अल्कोहल क्या होता है? ROH, इसको हम लोग अल्कोहल कहते हैं। फिनोल क्या होता है? C6H5OH, इसको फिनोल कहते हैं, है ना। और ईथर क्या होता है? ROR। तो आज ये तीनों जो है ना, बेसिकली ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन तीनों को अपने को कवर करना है, ठीक है। चलो फटाफट से शुरू करते हैं। अल्कोहल, फिनोल, ईथर इन धूम सीरीज। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लो यार, है ना। और ये जितने भी स्लाइड्स हैं अरेंज की हैं कार्तिका ने, सो कार्तिका थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इसको सब्सक्राइब कर डाला तो अपना फैमिली एकदम जिंगा लाला। एंड गाइस अगर आप लोग अभी भी नीट का क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो 90 आवर की अनइंटरप्टेड क्लासेस हो रही हैं, एनालिसिस होता है, उसमें रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं, टेस्ट होते हैं, कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट किए जाते हैं, बूस्ट रैंक बूस्टिंग क्विजेस भी होते हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स जो आप लोगों को नॉर्मली यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलती, वो सारी चीजें हमारे क्रैश कोर्स में अवेलेबल है। 15 तारीख से क्रैश कोर्स शुरू हुआ है और अगर आप उसमें अभी एंट्री मारते हैं तो आप लोग के लिए एक स्पेशल ऑफर है, मात्र 3499, 3499 इसका प्राइस है। और अगर मान लो पोस्टपोन हो भी जाता है तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा, नए बैच में आप लोगों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो ये खास बात है। और अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो http://vdnt.in/neetcc ये लिंक है जिसपे जाओ, AA 2020 ये कोड लगाओ, ये कोड ध्यान रखना, यही आपके लिए संजीवनी बूटी है। AA 2020 कोड लगाओ और फटाफट से पहुंच जाओ यस अपना नीट का क्रैश कोर्स लेने के लिए। बहुत बढ़िया क्रैश कोर्स है। एनरोल नाउ पे क्लिक करो, कूपन कोड लगाओ AA 2020 और बल्ले बल्ले, उसके बाद क्या टेंशन है। इसके अलावा गाइस अगर कोई आपका छोटा भाई बहन जूनियर कोई 2021 की या फिर 2022 की तैयारी कर रहा है तो हमारी तरफ से यस एक प्रो सब्सक्रिप्शन का एक नया प्रोग्राम चलाया जा रहा है। आप उसको अपने जूनियर्स को, अपने छोटे भाई बहन को वेदांतु में लॉन्ग टर्म कोर्स करवा सकते हैं। नीट का, जेई का, सबके प्रो अवेलेबल हैं, उसमें सारी चीजें हैं, सब चीजें उसमें मिलेंगी। क्रैश कोर्स उसमें कोर्सेज भी होंगे, बुक्स भी होंगे, स्टडी मटेरियल भी होगा, लॉन्ग टर्म स्टडी होगी। अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप लोगों को ये लिंक पे क्लिक करना है, vdnt.in/ytpro ये लिंक है। और उसका आपके पास जो कूपन कोड रहेगा वो है AAPRO, AA रहेगा। तो AA आप लोगों को लगाना है, AA और आपको ये जो है ना सब्सक्रिप्शन है बेसिकली वो 5949 में अवेलेबल हो जाएगा, है ना। इसके अलावा ये आज के सेशंस की डिटेल है। आज कोमल मैम सेशन नहीं ले पाई क्योंकि उनकी थ्रॉट में प्रॉब्लम है, सो गेट वेल सून टू हर। एंड सुबह गरिमा का सेशन हुआ था, एक सेशन कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजन। गौरव के आज 2 सेशन थे और आप अभी एक सेशन तो मेरे साथ एक पहला देख चुके हो और दूसरा ये है।
चलिए बच्चों, और टेलीग्राम के ग्रुप को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वेदांतु नीट ऑफिशियल हमारे टेलीग्राम का ग्रुप है। 24,000 से 25,000 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कर लो। चलो भैया, धूम सीरीज को शुरू करते हैं। एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और मैं आपसे कहूंगा अपनी कॉपी पेन लेके बैठना, फिर मत कहना कि मैंने बोला नहीं। तो कॉपी पेन लेके बैठोगे तो चीजों को याद करने में और उनको बेसिकली नोट डाउन करने में आप लोगों को इजी रहेगा। लेट्स स्टार्ट द धूम सीरीज। आज हमें करना है एल्कोहल, फिनोल, ईथर। शुरू करें, स्टार्ट करें? बिल्कुल शुरू करते हैं। एल्कोहल, फिनोल, ईथर। सबसे पहले तो एल्कोहल, कौन सी फैमिली है ये? OH, ये फंक्शन ग्रुप देखने को मिलेगा। फिनोल, बेसिकली इसमें आप लोगों को C6H5 यानी कि बेंजीन की बात होती है और साथ में OH ग्रुप होता है। और ईथर मैं आपको बता चुका हूं कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ की वैलेंसी कार्बन की किससे? कार्बन की चैन से पूरी की जाएगी, उसको ईथर बोलते हैं। तो सबसे पहले तो एग्जांपल मैं आपको दे ही चुका हूं, जैसे कि अल्कोहल का एग्जांपल है मिथेनॉल, इथेनॉल, फिनोल। मैं आपको बता ही चुका हूं कि इसके बारे में स्टडी करना है ना, C6H5OH। और ईथर में आप लोग जैसे एग्जांपल ले सकते हो, यस, मेथॉक्सीमीथेन का एग्जांपल ले सकते हो, है ना, CH3OCH3। दीज आर द एग्जांपल ऑफ अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। सबसे पहले अपन क्या पढ़ने वाले हैं, अल्कोहल को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहां पर सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। सबसे सिंपल दो मेथड है, जरा आप चेक करो। सबसे पहले अपन किससे प्रिपेयर करेंगे? एल्कीन से। बेटा एल्कीन क्या होता है? एल्कीन जहां पर कार्बन टू कार्बन आप लोगों को क्या दिखाई देता है? डबल बॉन्ड, वहां से आप अल्कोहल बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? इसके लिए आपको मैं दो मेथड बताता हूं। सबसे पहले तो है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, मतलब आप H+ की प्रेजेंस में H2O का एडिशन करवा रहे हो, इसी को बोलते हैं एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, जो कि मार्कोवनिकोव रूल को फॉलो करता है। कौन से रूल को फॉलो करता है? अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी तो मार्कोवनिकोव रूल को फॉलो करेगा। समझ में आता है? और इसमें होता कुछ नहीं है। अगर आपके पास ये आपको डबल बॉन्ड यानी कि एल्कीन मिल गई और आपके एरो पे इस तरह से लिखा हुआ H+ एंड H2O, जरा आप चेक करो, तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको एक बॉन्ड तोड़ना है बेसिकली, और एक कार्बन को आपको हाइड्रोजन दे देना है और दूसरे कार्बन को आप लोगों को OH दे देना है। और अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है तो मार्कोवनिकोव रूल को फॉलो करना है। सबको समझ में आया? कैसे होता है थोड़ी देर में बताता हूं। दूसरा मेथड की तरफ चूज करते हैं। चलो, दूसरा मेथड कौन सा है? दूसरा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसको HBO मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो प्लीज नोट डाउन करो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो दो तरह के मेथड है, इन दोनों में फर्क क्या है? पहले वाला मार्कोवनिकोव रूल को फॉलो करता है, ठीक है, ये लिख लो, काम आएगा। और यहां पर भी क्या होता है? इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, ये होता है इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। यहां पर डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर होता है जिसमें पानी का एडिशन करते हो, H और OH का एडिशन करते हो, बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को तोड़ के। दूसरा जो है बेसिकली ये एंटी मार्कोवनिकोव रूल को फॉलो करता है। किसको रूल को फॉलो करता है? एंटी मार्कोवनिकोव रूल को फॉलो करता है। वहां पर इनडायरेक्ट एडिशन होता है पानी का, इनडायरेक्ट एडिशन होता है पानी का, बट दोनों ही जगह पे पानी का होता है। ऊपर मार्कोवनिकोव, नीचे एंटी मार्कोवनिकोव, इसको फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो चलो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और एसिडिक कैटलिस्ट, इनको जरा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन क्या होता है? दैट्स वेरी इजी, ठीक है। तो जरा आप चेक करो, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, ACH किसको बोला जाता है? चलो, तो सबसे पहले तो आपको क्या लेना है यहां पे, जरा आप चेक करना, बहुत ध्यान से चेक करना। इसमें नहीं, यहां पे पहले ही आप लोगों को वो बता दिया, एग्जाम्पल दिया ही नहीं गया, तो पहले मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। तो जरा आप चेक करो, यहां पर सबसे पहले एग्जाम्पल RCH डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास एक एल्कीन है, ठीक है। उस एल्कीन पर क्या होगा? सबसे पहले उस एल्कीन पर सबसे पहले ये जो डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा था, उसके दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे। अगर इस तरफ शिफ्ट हो गए तो इस कार्बन पर क्या आएगा? पॉजिटिव, और इस कार्बन पर क्या आएगा? नेगेटिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, किसकी प्रेजेंस में शिफ्ट होंगे? H+ की प्रेजेंस में। समझ में आता है? और अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए तो H+ किस तरफ जाएगा? नेगेटिव की तरफ। समझ में आ गया? अब यहां पर क्या बन जाएगा, जरा आप चेक करो, तो ध्यान से इसको चेक करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सीधे सीधे तरीके से बताता हूं, ये अजीब सा ही कुछ हो रहा है, रुको। चलो, तो जरा चेक करो, मैं आपको समझाता हूं बेसिकली होता क्या है। होता कुछ यूं है, अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो RCH डबल बॉन्ड CH2, आप ऊपर देखो, मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूं। इस पे H+ का एडिशन करवाते हैं। अगर H+ आएगा, मतलब एसिड से H+ आएगा, अगर ये एडिशन करवाना चाहते हो तो इन दैट केस ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो एक कार्बन पे शिफ्ट होंगे,
ठीक है, अगर कार्बन पे शिफ्ट हुए तो H प्लस कहां पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, क्या बना लेगा, ये बना लेगा RCH, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH3 और इस कार्बन पे प्लस का साइन आएगा। अब देखो यहां पर ये जो कार्बोकेटाइन है बेसिकली सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, इस वजह से आपने इलेक्ट्रॉन को कहां पे शिफ्ट किया, कॉर्नर वाले कार्बन पे शिफ्ट किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर उसके बाद क्या होगा, H प्लस हो गया, अब OH माइनस का एडिशन होगा। OH माइनस के एडिशन में OH माइनस कहां जाएगा, इस कार्बन पे अटैक करने को जाएगा और यहां पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को क्या मिलेगा, RCH, उसके बाद है OH और यहां पर CH3। ये आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और ये मार्कोवनिकोव रूल को फॉलो करता है और कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट भी यहां पर पॉसिबल होती है। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए हाइड्राइड शिफ्टिंग और मिथाइड शिफ्टिंग यहां पर पॉसिबल है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आप लोग छोटी छोटी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, इस तरह से होती है ये मैकेनिज्म। अगर आप इसको फॉलो करना चाहे तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने की वजह से ऐसा होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। फाइनली यहां पर OH माइनस इसको वाटर के मॉलिक्यूल से ही मिलता है। आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि भैया यहां पर प्लस का साइन था तो ये ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहां पर पहुंच गई और उसके बाद इसने क्या किया, अपने प्लस की भूख मिटाने के लिए हाइड्रोजन से दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लिए। आप इसको कैसे भी फॉलो कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ गया? तो ये इस तरह से आप यहां पर मार्कोवनिकोव के हिसाब से OH ग्रुप को जोड़ देते हो, तो ये मार्कोवनिकोव एडिशन कहलाता है। मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा और कार्बोकेटाइन की यहां पर रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल हो सकती है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद होता है HBO मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड समझाता हूं उसमें क्या होता है। इसमें देखिए जरा चेक करो, सबसे पहले आप लोगों को एल्कीन लेनी होती है, उस एल्कीन का रिएक्शन BH3 से करवाना होता है THF की प्रेजेंस में। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, BH3 से कराना होता है। अब आपको क्या करना है, ये BH3 का एक एक हाइड्रोजन हटा के आपको बेसिकली ये जो डबल बॉन्ड है ना उसको तोड़ना है और आपको बेसिकली क्या करना है, ये पूरी की पूरी अल्काइल चेन किससे, बोरॉन से जुड़ती हुई दिखेगी। वैसे मान लो आपने एक हाइड्रोजन हटाया इसका, ठीक है, एक हाइड्रोजन हटाया तो अब क्या हो गया, BH2 और बोरॉन अपनी एक वैलेंसी किससे पूरी कर रहा है, ऑब्वियसली उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों पाई इलेक्ट्रॉन ने किसके साथ बॉन्ड बना लिया, इस बोरॉन के साथ बॉन्ड बना लिया। गेटिंग माय पॉइंट? और हाइड्रोजन उल्टी तरफ जुड़ गया। आप जरा चेक करना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पे शिफ्ट हुए और इसने बोरॉन को अट्रैक्ट किया और बेसिकली यहां पर इस तरह से हाइड्राइड शिफ्टिंग है तो H माइनस जाके इस पे जाके जुड़ गया। समझ में आया? ये प्लस था। BH3 में आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, BH3 में बोरॉन और हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये बॉन्ड होता है जिसमें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू बोरॉन ज्यादा होती है, तो इसमें पार्शियल नेगेटिव और इसमें पार्शियल पॉजिटिव होता है। समझ में आया? अब क्या होगा, जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए, इसने बोरॉन पे जाके अटैक करके बॉन्ड बनाने की कोशिश करी और यहां से H माइनस की फॉर्म में हाइड्रोजन अलग हो गया जो कि इस कार्बन पे जाके जुड़ गया। तो बेसिकली आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये जो बोरॉन के 3 हाइड्रोजन है उनको एक एक करके हटाना है और ये यूनिट जो है बोरॉन से अपने बॉन्ड बनाती रहेगी। बाद में जब आप इसकी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हो तो यहां पर क्या होगा, बेसिकली ये जो बोरॉन दिखता है आपको, ये तीनों हाइड्रोजन हटेंगे, अभी तो दिख रहे हैं आप लोगों को, यहां पर बोरॉन की जगह OH उसकी जगह ले लेगा। सो ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीटली होती है, एंटी मार्कोवनिकोव रूल पे फॉलो होता है। अच्छा, मैं आपको डायरेक्टली समझाता हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड समझे तो क्या मतलब निकलता है। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड समझे तो ये मतलब निकलता है, आपको मैकेनिज्म वगैरह कुछ भी याद नहीं करनी है। अगर तो मान लो आपने प्रोपीन लिया, उस प्रोपीन का रिएक्शन है ना आप 2 तरह से करवा रहे हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड समझाता हूं, एक में लिखा हुआ H प्लस एंड H2O, तो यहां पर डायरेक्ट एडिशन होगा। ठीक है, मार्कोवनिकोव रूल फॉलो होगा। और नीचे लिखा हुआ है BH3 एंड H2O2 एंड NaOH, ये सब लिखा हुआ है, तो यहां पर एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या प्रोडक्ट बनेगा यहां पे, तो ऊपर वाले में तो मार्कोवनिकोव रूल लगेगा तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, नीचे वाले में एंटी मार्कोवनिकोव रूल मिलेगा लगेगा तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। कई बच्चे घबरा जाते हैं कि ये सब क्या है, तो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूं। ऊपर वाले में तो मार्कोवनिकोव रूल लगेगा, ऊपर वाले में मार्कोवनिकोव रूल लगेगा, ठीक है, और नीचे वाले में एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगेगा। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। तो ऊपर वाले में मार्कोवनिकोव और नीचे एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगेगा, इस तरह से आपको फॉलो करना है। दैट्स इट। अब अगली जो प्रिपरेशन है वो किसके थ्रू है, एल्काइल हैलाइड के थ्रू है और एल्डिहाइड एंड कीटोन के थ्रू है। तो चलो, एल्काइल हैलाइड क्या होता है, सब लोग बताओ मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय एल्काइल हैलाइड? क्या आप एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बना सकते हो? मतलब आप बात कर रहे हो यहां पर किसकी, R
एक्स की, और नीचे बात कर रहे हो किसकी, RCHO की, और साथ में किसकी बात कर रहे हो, RCOR। मतलब अभी अपने को RX से, RCHO से और RCOR से क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है। कैसे बनाएंगे जरा अपन चेक करते हैं। चलिए, तो एल्काइल हैलाइड की सबसे पहले बात करते हैं। क्या आप RX से ROX बना सकते हो? बहुत सिंपल है। आप किससे रिएक्शन करा दो RX की, एल्कोहलिक KOH से या एल्कोहलिक NaOH से, जहां पर एसिड रिएक्शन परफॉर्म होगी और RX किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ROH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सेम काम आप मोइस्ट Ag2O से भी करवा सकते हो। आप लोगों को पता होगा मोइस्ट Ag2O आपस में रिएक्शन करके AgOH बनाता है, जो कि फाइनली यहां से क्या करेगा, ये OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और ये कार्बन चेन पे अटैक करेगा, X यहां से बाहर निकल जाएगा और फाइनली यहां पर भी आपको ROH मिल जाएगा। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि मोइस्ट Ag2O एल्कोहल बना के देता है, एक्वस KOH भी एल्कोहल बना के देता है। अगर आप यहां पर ड्राई Ag2O लेते तो क्या बनता, ईथर बनता बेटा। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। ठीक है, अब हम चलते हैं और आगे। एल्डिहाइड और कीटोन से कैसे बनाओगे, तो जरा आप उसको चेक करो। सबसे पहले अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन की देखो तो एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन में आप लोगों को कार्बन टू ऑक्सीजन एक डबल बॉन्ड यानी कार्बोनिल ग्रुप देखने को मिलेगा। अब अगर आप यहां से अल्कोहल बनाना चाहते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड तोड़ना है, एक को हाइड्रोजन देना है, इस ऑक्सीजन को भी हाइड्रोजन देना है, तो अपने आप आपका OH ग्रुप बन गया। इसके लिए आप क्या कर रहे हो, हाइड्रोजनेशन ही तो कर रहे हो। अब ये हाइड्रोजनेशन किसके थ्रू हो सकता है, मेटल के थ्रू, मेटल कैटलाइज्ड हाइड्रोजनेशन हो सकता है, जिसको एडिशन ऑफ H2 भी कहते हैं। मतलब हाइड्रोजन को जोड़ना और कुछ नहीं करना। जैसे कि मान लो ये कार्बोनिल कंपाउंड है, अब उसमें अब ये देखो, ये जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये प्लेनर है। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, यहां पर आपको रिडक्शन करवाना है। आप निकल ले सकते हो, प्लेटिनम ले सकते हो, पैलेडियम ले सकते हो। हाइड्रोजन एक इस कार्बन को मिल जाएगा, एक इस ऑक्सीजन को मिल जाएगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा और यहां पर आप लोगों को क्या मिल गया, जरा आप चेक करो, सिन एडिशन होगा। मतलब सेम ही डायरेक्शन से दोनों हाइड्रोजन जुड़ेंगे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और आप लोगों को यहां पर अल्कोहल मिल जाएगा, जिसका रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा अगर आप लोगों ने यहां पर अलग अलग कार्बन चेन जोड़ी तो। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, सिन एडिशन से रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा अगर आपने अलग अलग कार्बन चेन जोड़ी तो। अब देखो, आप एस्टर से भी अल्कोहल बना सकते हो, दैट्स वेरी इजी। अगर आप एस्टर से अल्कोहल बनाना चाहते हो तो पहले एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, RCOOR, ये एस्टर का फॉर्मूला होता है। अब आपको करना क्या है, आपको सिंपली ये बॉन्ड तोड़ना है। आ रहा है समझ में? अगर आपने ये बॉन्ड तोड़ दिया, ठीक है, तो और यहां पर बॉन्ड तोड़ के आपको क्या करना, वाटर का एडिशन, हाइड्रोजन यहां पे और OH यहां पे। आ रहा है समझ में? तो क्या बन जाएगा, RCOOH, एक तो एसिड बन गया और दूसरा क्या बन गया, एल्कोहल बन गया, ROH। लेकिन मैं आपको मजे की बात बताता हूं, अगर आपने यहां पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया तो यहां पर ये जो आपका RCOOH है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल के अंदर। तो मैं आपको करके दिखाता हूं। सबसे पहले तो एस्टर से प्रिपरेशन कैसे करते हैं जरा चेक करो। देखो जरा ध्यान से चेक करना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि हाइड्राइड प्रोवाइड करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। सपोज करो कि आपके पास ये एस्टर है, CH3CO, ये बॉन्ड वर्टिकल हो गई, हॉरिजॉन्टल है इस तरह से। मैं इसको ऐसे बना देता हूं, आप इसको अलग वे से मत देखिएगा, अपन इसको ऐसे कर लेते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये हमने कर दिया इसको कन्वर्ट। तो बेसिकली है क्या, ये एस्टर है और कुछ नहीं है। और अगर इस एस्टर का रिएक्शन आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवाया ET2O की प्रेजेंस में, मतलब डाइइथाइल ईथर की प्रेजेंस में, जो कि एक कैसे काम करेगा, ये एक सॉल्वेंट की तरह काम करेगा और साथ में पानी भी है। सेकंड में ये तुरंत रिड्यूस कर देता है, ये इतना पावरफुल होता है कि गाइस, क्या मुझे सुन पा रहे हैं, क्या मुझे सुन पा रहे हैं, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? टेक्निकल टीम प्लीज मुझे बताओ। क्या मुझे सुन पा रहे हैं? मैं तो अपने आप को देख पा रहा हूं, आप लोग कहां पर हो? ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं हुआ है, मैं यहीं पे ही हूं। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक इतना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि क्या करता है, जो कि एस्टर, यानी कि अगर आपके पास कोई एस्टर है या कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर कोई डेरिवेटिव है, उसको वो किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। आया समझ में? कंप्लीट रिडक्शन हो जाता है। इज इट क्लियर? चलिए, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है और वो उसे कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, रिएक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड अल्कोहल, एल्डिहाइड, अगर आपने एल्डिहाइड ले लिया और एल्डिहाइड का रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवा दिया, नाउ दिस इज एल्डिहाइड, CHO ग्रुप है लास्ट में। ये वर्टिकल लाइंस लगी है, इसको आप हॉरिजॉन्टल कर लेना। ये CHO ग्रुप आपको दिख रहा है, ये CHO ग्रुप भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिड्यूस होकर आपको क्या देगा,
ये आपको अल्कोहल देता है बेटा। ये बेसिकली आपको करना कुछ नहीं है, ये डबल बॉन्ड जो आपको दिखाई दे रहा है ना, उसमें इसको एक हाइड्रोजन और इस कार्बन को भी एक हाइड्रोजन पकड़ा देना है, ये अपने आप ही उस अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो बेसिकली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों ही क्या करते हैं, जरा ध्यान से समझना, एल्डिहाइड को रिड्यूस करने का काम करते हैं, बिना कार्बन कार्बन बॉन्ड को छेड़े हुए। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को नहीं छेड़ते और आराम से ये क्या करते हैं, एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देते हैं। लेकिन हर जगह एक्सेप्शन होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर मान लो मैं आपसे ये कहूं कि यहां पर कुछ ऐसा है, CH3 उसके बाद CH, ठीक है, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड लगा देता हूं, उसके बाद CH सिंगल बॉन्ड CHO, नीचे नीचे देखना, अगर आपने इसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवा दी, ठीक है, तो यहां पर ये क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ता और बेसिकली ये CHO को कन्वर्ट कर देगा, किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, CH3, ध्यान से समझना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, CH डबल बॉन्ड CH इसको नहीं छेड़ेगा और CHO को कन्वर्ट कर देगा CH2OH के अंदर, मतलब उसके रिस्पेक्टिव अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देगा CH2OH में। ये इसकी खास बात होती है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड की, ठीक है। ये डबल बॉन्ड देखो, अब आप खुद ही सोचो, ये डबल बॉन्ड भी तो यहां पर भी तो हाइड्रोजन जुड़ सकते थे, लेकिन यहां पर इसने छेड़छाड़ नहीं करी, समझ में आता है। ये सिर्फ CHO को रिड्यूस करने का काम करता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लेकिन हर जगह एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन कौन सा है जरा आप चेक करो। अब मैं आपको एक्सेप्शन यहां पर दिखाता हूं, जरा आप एक्सेप्शन को ध्यान से समझना। अगर मैं मान लेता हूं कि यहां पर मैंने एक बेंजीन रिंग ले ली, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है सामने, ठीक है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, उसके बाद यहां पर CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद यहां पर CHO लिखा हुआ है। इन दिस केस अगर आपने अब इसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवाई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अब रिएक्शन करवाई, तो बेंजीन रिंग की प्रेजेंस की वजह से जहां पर रेजोनेंस का फिनोमिना भी आप लोगों को देखने को मिलता है, इन दिस केस आपका ये डबल बॉन्ड और ये CHO दोनों ही रिड्यूस हो जाएंगे। मतलब आपके पास ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बनेगा, जरा आप चेक करो। यहां पर ये बेंजीन रिंग है, उसके बाद यहां पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और उसके बाद CHO, तो ये आपके पास ओवरऑल यहां पर प्रोडक्ट बन के बाहर निकलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये आपके पास ये इकलौता ऐसा एक्सेप्शन है जो आप लोग ध्यान रखना है। अगर बेंजीन रिंग में, बेंजीन रिंग साथ में डबल बॉन्ड भी है और CHO भी है, इन दैट केस अगर आपने यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवा दी, तो यहां पर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, CHO डबल बॉन्ड टूट के यहां पर दोनों जगह हाइड्रोजन लग जाएंगे और CHO भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसको क्या बोलते हैं, सिनेमैल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। और अगर आपने इसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवा दी, तो डैम श्योर कि यहां पर क्या होगा, ये CH2 मतलब डबल बॉन्ड पर भी फर्क पड़ेगा और साथ में आपको ये जो CHO था वो भी CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वर्टिकल लाइंस नहीं है, ये बॉन्ड है यहां पर, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। समझ में आ गया? ये गलती से हो गया, आज कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया। चलो अब हम बात करेंगे यहां पर केमिकल रिएक्शन अल्कोहल की। अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन को थोड़ा पढ़ लेते हैं फटाफट से। चलिए, तो अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन सबसे पहले ROH, इसके एसिडिक नेचर को पढ़ते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, अल्कोहल एसिड की तरह भी काम कर सकता है। जब वो एसिड की तरह काम करेगा तो वो क्या देगा, ये हाइड्रोजन को अलग करेगा, यस और नो। अगर वो एसिड की तरह काम कर रहा है अल्कोहल, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को अलग करेगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मतलब RO- और H+, इस तरह से बॉन्ड का क्लीवेज होगा, इस तरह से बॉन्ड टूटेगा। और अगर ये बेस की तरह काम कर रहा है, बेस की तरह काम कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो RO बॉन्ड को तोड़ेगा, मतलब OH- बाहर निकालेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर बेस की तरह काम करेगा, तो बेस का काम क्या होता है, बेस का काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनर, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा H+ को। तो ये एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर सकता है। फाइनली अगर मैं आपको बोलूं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानी ये है कि यहां पर OH बॉन्ड भी तोड़ सकते हो। अगर OH बॉन्ड टूटा तो ये एसिड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और अगर आपने RO बॉन्ड तोड़ दिया, RO ये बॉन्ड तोड़ दिया, तो ये बेस की तरह काम कर रहा है। खत्म कहानी, और कुछ नहीं है। आया समझ में? तो बस इतना ध्यान रखना है कि एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर सकता है। अब उनकी केमिकल रिएक्शन को पढ़ते हैं। सबसे पहले रिएक्शंस ऑफ फिनोल एज अ बेस। एज अ बेस का क्या मतलब है, आपको कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ना है। जब कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड टूटे तो एज अ बेस काम कर रहा है वहां पे। चलो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अगर आप लोगों ने अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवा दिया, तो मैं एग्जांपल देता हूं आपको। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है। सपोज करो, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बता देता हूं, जरा आप चेक करो। मान लो कि आपके पास है ना, ये है RCH,
उसके बाद CH2 और मान लो कि यहां पर OH है और यहां पर H है। अब आप ध्यान से सुनना, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है। और अगर आपने मान लो यहां पर डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट यूज कर लिया, मान लो H2SO4 यूज कर लिया, समझ में आता है, तो ये क्या करेगा, जरा आप चेक करो, पानी बाहर निकालेगा। अब आप जरा गौर से देखो, यहां पर कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, पानी बाहर निकल रहा है। तो ये जो डिहाइड्रेटिंग रिएक्शंस होती हैं उनमें आप लोगों को क्या मिल रहा है, CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन मिल रही है। इन दैट केस अल्कोहल आपका बेस की तरह काम कर रहा है। आ रहा है सबको समझ में? दैट्स वेरी इजी, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल है। ठीक है, चलिए, तो यस, कुछ नहीं। अब डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट कौन कौन से जिनको आप यूज कर सकते हो, एक तो H2SO4, एरो पे H2SO4 लिखा हो सकता है, या फिर H3PO4 लिखा हो सकता है, या फिर P2O5 लिखा हो सकता है विद हीट, तो आप समझ लेना कि यहां पर डिहाइड्रेशन होगा। या फिर यहां पर Al2O3 विद हीट लिखा हो सकता है, या फिर यहां पर थोरियम ऑक्साइड विद हीट लिखा हो सकता है, या फिर POCl3 विद हीट लिखा हो सकता है। पहले तो आप लोग है ना सारे के सारे रिएजेंट याद करो प्लीज। एक तो हो सकता है H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, दूसरा हो सकता है H3PO4 कॉन्सेंट्रेटेड, तीसरा हो सकता है P2O5 विद हीट, चौथा हो सकता है Al2O3 विद हीट, पांचवा हो सकता है थोरियम ऑक्साइड विद हीट, छठा हो सकता है POCl3 विद हीट। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन नीचे वाले में होती है, अगर POCl3 दिख गया तो क्या होएगा, है ना। तो ये सारे के सारे केसेस में आप लोगों को पानी बाहर निकलेगा और एल्कीन बनेगी और कुछ नहीं है। तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लेना। तो मैं आपको दिखा देता हूं, सारे ही केसेस में आप लोगों को एल्कीन मिलेगी। लेकिन मजे की बात देखना, यहां पर जो एल्कीन मिली ये एल्कीन ही मिलेगी। ये मैं आपको बता देता हूं आपका ओवरऑल प्रोडक्ट क्या होगा। यहां पर क्योंकि दिख नहीं रहा है, CH डबल बॉन्ड CH2 ये मिलेगा आपको, मैंने ऊपर लिख के बता दिया। एल्कीन मिलेगी, पानी बाहर निकाल दो यार, सिंपल सी बात है। तो यहां डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और कुछ नहीं। लेकिन पहले वाले केस में जहां पर आपने H2SO4 यूज किया, वहां पर सेडजिफ रूल से आप लोगों को एल्कीन मिलेगी। सेडजिफ रूल से एल्कीन का क्या मतलब है, दैट एल्कीन मस्ट बी मोर स्टेबल। समझ में आ गया, जो ज्यादा स्टेबल होगी वो वाली एल्कीन मिलेगी, सेडजिफ रूल वाली। और एलिमिनेशन कौन सा होगा, इवन रिएक्शन फॉलो होती है वहां पे। ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कई लोग बोलेंगे सर ये जेडसेफ या सेडजिफ क्या है, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं, पर पहले सीख लो। पहले वाले में आपको एल्कीन मिलेगी, लेकिन जेडसेफ वाली स्टेबल एल्कीन मिलेगी और इवन रिएक्शन मैकेनिज्म होगा। दूसरे वाले में भी जेडसेफ और इवन रिएक्शन मैकेनिज्म होगा। तीसरे वाले में भी जेडसेफ ही मिलेगी। अगर सब में जेडसेफ मिल रही है तो फिर फर्क ही क्या है, फर्क है चौथे और पांच। ये आप थोरियम और PO3 में आप देखोगे, थोरियम ऑक्साइड और POCl3 के केस में आपको हॉफमैन प्रोडक्ट मिलते हैं। अब आप कहेंगे सर ये हॉफमैन और जेडसेफ में फर्क क्या है, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊं। सिंपल तरीके से ये है कि जेडसेफ के अंदर आप लोगों को ऐसी एल्कीन मिलती है जो कि नॉन टर्मिनल होती है। नॉन टर्मिनल का मतलब क्या होता है कि जो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होंगे ना, वो टर्मिनल पे नहीं होंगे, मतलब उसके पीछे कोई ना कोई मिथाइल चेन या फिर आगे जुड़ा होगा कुछ ना कुछ, मतलब वो टर्मिनल नहीं होगा। समझ में आ गया, वो डबल बॉन्ड बीच में होगा कहीं। लेकिन हॉफमैन में आपको टर्मिनल एल्कीन देखने को मिलती है। टर्मिनल एल्कीन का क्या मतलब है, जैसे कि प्रोपीन को टर्मिनल एल्कीन कहते हैं। ये हॉफमैन प्रोडक्ट में होती है। मैं आपको अब एग्जांपल देके समझाता हूं जिससे और ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो, और ये जो लास्ट की चारों रिएक्शंस हैं, ये वाली लास्ट की जो रिएक्शंस आपको दिखाई दे रही हैं, ये गैस स्टेट में A2 मैकेनिज्म से होती है। मैं आपको थोड़ा डिटेल में और कंपैरिजन करके बताता हूं। सपोज करो कि आपके पास है ना ये क्वेश्चन दे रखा है और इस क्वेश्चन को बोलता है कि आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराओ और दूसरी रिएक्शन आप थोरियम ऑक्साइड से कराओ। तो मैं आपको थोड़ा नीचे लिख के बताता हूं ये क्या कहता है, क्योंकि यहां पर आज टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सारे डंडे लेटे हुए थे, सब सीधे खड़े हो गए भाई साहब, ठीक है। तो तगड़ा ही काम हो गया आज। तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूं यहां पर इसका मतलब क्या है, जरा आप उसको चेक करो, ठीक है। तो आपके पास है ना, ये आपके पास एक एल्कोहल है, ठीक है। अब आपको क्या कहता है, अब आपको कहता है कि मान लो कि इसकी रिएक्शन आपने करवा दी H2SO4 से। अगर आपने H2SO4 से करवा दी तो यहां पर आपको स्टेबल एल्कीन बनानी है। स्टेबल एल्कीन का मतलब टर्मिनल एल्कीन नहीं होनी चाहिए। तो आप OH तो यहां से निकालोगे, सही बात है। तो हाइड्रोजन कहां से निकालोगे, अगर आपको स्टेबल यानी टर्मिनल नहीं बनानी तो आप इस हाइड्रोजन को अटैक करोगे,
यस और नो? इस हाइड्रोजन को अटैक करोगे, यस और नो? प्लीज आप मुझे बताओ। तो वहां पर डबल बॉन्ड बनाओगे, खत्म कहानी। तो ये वाला तो आप हाइड्रोजन हटाओगे और ये वाला आपको OH हटाना है। ओवरऑल आपको क्या मिलेगा जरा आप बताओ? CH3, उसके बाद कार्बन, डबल बॉन्ड, CH3 और यहां पर CH3, ये मिल गया आपको। कितना आसान है जरा आप चेक करो। टर्मिनल एल्कीन नहीं बनानी। और अगर मान लो आपने इसी की रिएक्शन किससे करवाई होती? थोरियम ऑक्साइड से करवाई होती। किससे करवाई होती? थोरियम ऑक्साइड से। तो ये जो टर्मिनल एल्कीन नहीं बनाई है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जेटसेफ प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर नीचे थोरियम ऑक्साइड प्लस हीट लिखा होता है तो यहां पर होफमैन प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब OH तो आपको यहां से निकालना है, पर हाइड्रोजन कहां से निकालोगे? क्योंकि टर्मिनल एल्कीन बनानी है तो बगल वाले से निकालोगे। इन दैट केस आपको प्रोडक्ट कैसा मिलेगा? CH3, CH3, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ये देखो टर्मिनल एल्कीन मिल गई। दोनों में फर्क क्या है? ऊपर वाले में हाइड्रोजन आपने यहां से निकाला, मतलब सॉरी यहां से निकाला, और इधर वाले में आपने हाइड्रोजन यहां से निकाला, खत्म कहानी। समझ में आ गया? तो ये सिंपल सी चीज है और इस तरह से आप इसके आंसर दे सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में जेटसेफ आपको प्रोडक्ट मिलेगा, जबकि POCl3 के लिए आपको होफमैन प्रोडक्ट मिलेगा। तो आप अगर देखो ऊपर वाले के लिए क्या करोगे? यहां से OH निकालोगे और यहां से हाइड्रोजन निकालोगे, और नीचे वाले के लिए क्या करोगे? यहां से OH और यहां से हाइड्रोजन निकालोगे, टर्मिनल एल्कीन बनाओगे। आता है समझ में? तो ये मतलब निकलता है इसका। ओवरऑल कुछ नहीं है। यहां से अगर आप जेटसेफ बनाना है तो आपको स्टेबल एल्कीन बनानी है। डबल बॉन्ड जितने अंदर होते हैं, मतलब मिथाइल ग्रुप से घिरे हुए होते हैं, वो उतनी ज्यादा स्टेबल होती है। समझ में आ गया? और थोरियम के केस में आपको बाहर से हाइड्रोजन निकालना है। क्लियर हो गया? एल्यूमिनियम केस अंदर से और POCl3 केस में बाहर से। कहां से निकालते हो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब अपन चलते हैं आगे। नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन है? यस, नेक्स्ट रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और अल्कोहल एज एन एसिड। तो ये दो रिएक्शन अपने को और पढ़नी है। मतलब अल्कोहल के ऊपर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है और दूसरा अल्कोहल एज एन एसिड। तो चलो पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? कोई आके एक जैसे कि मान लो कि आपने यहां पर क्या किया, ROH अल्कोहल का रिएक्शन HOX से करवा दिया। तो आपको भी पता है कि HX बेसिकली क्या है? X माइनस देगा, जो कि बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर इसने यहां पर R से अटैक किया, मतलब बेसिकली क्या है, ये इतना आसान नहीं होता। आपको यहां पर बेसिकली करना क्या है? सबसे पहले इसको प्रोटोनेशन करना है। मतलब ये H+ आके यहां जुड़ेगा पहले। समझ में आ गया? उसके बाद ये पूरा पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और आपके पास RX बन जाएगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है। तो मैं आपको अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड समझाऊं तो मतलब ये है कि प्रोटोनेशन करने के बाद ही ये सब पॉसिबल हो पाता है। जरा आप ध्यान से समझें कि अगर H+ आया तो H+ पहले तो H+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए जो ऑक्सीजन से जाके मिलेंगे, तो यहां जुड़ जाता है। उसके बाद आपके पास क्या बन गया? आपके पास ये H+ यहां जुड़ गया तो इस ऑक्सीजन पे प्लस का साइन आ गया। सही है? अब यहां से पानी का बाहर निकलना बेहद आसान है और यहां से पानी का बाहर निकलना बेहद आसान है, लेकिन पीछे से X- आएगा जो कि इस R को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा और RX बन जाएगा। सेम काम यहां पर PX5 के साथ भी होता है और PX3 के साथ भी होता है, SOCl2 के साथ भी होता है और SOCl2 प्लस पिरिडीन, जिसको डाजन प्रोसेस भी कहते हैं, उससे भी होता है। आपको मजे की बात बताता हूं, इन सब के अंदर प्रोडक्ट सेम ही बनेगा और वो होगा RX, और कुछ भी नहीं है। और जो अलग अलग प्रोडक्ट है वो अलग अलग बाहर निकलेंगे। ठीक है? सबका जो मेजर प्रोडक्ट है बेसिकली वो सेम ही होगा, वो होगा RX, मतलब एल्काइल हैलाइड बनेगा। उसके अलावा पहले वाले केस में पानी बाहर निकलेगा, SN1 SN2 कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म हो सकती है। दूसरे वाले केस में POX3 और HX बाहर निकलेगा, SN2 मैकेनिज्म होती है। तीसरे वाले केस में H3PO3 SN2 मैकेनिज्म होती है। चौथे वाले केस में SO2 और HCl SNI मैकेनिज्म होती है और पांचवें वाले में SO2 और HCl SN2 मैकेनिज्म होती है। अब आपसे कभी कभार ये मैकेनिज्म के ऊपर सवाल पूछ लेते हैं कि मैकेनिज्म कौन सी होती है, तो ये आप लोगों को टेबल ध्यान रखनी है। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल। सब में मेजर प्रोडक्ट तो सेम ही बन रहा है, RX, आगे फर्क है। और इसमें सबसे अच्छा अगर मुझसे कोई मेथड पूछे तो SOCl2 वाला मेथड सबसे अच्छा है, क्योंकि यहां पर SO2 गैस है और HCl भी गैस है, इस तरह से बाहर निकलती है। अब देखो, मान लो कि ROH को आपको एसिड के जैसे देखना है, तो कुछ मत करो यार, आप सीधे सीधे ROH की रिएक्शन किसी एक रिएक्टिव मेटल के साथ करा दो। अपने को पता है कि यहां पर क्या होगा, अगर कोई रिएक्टिव मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है
तो आपको पता है कि यहां से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो बेसिकली यहां पर क्या होगा, यहां पर हाइड्रोजन की जगह ले लेगा सोडियम और यहां पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर दी जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या लेना है, देखो सोडियम क्या करेगा, सबसे पहले अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को डोनेट करेगा और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां से अपना एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेगा यहां से। तो बेसिकली हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन मिला है, ठीक है, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही हाइड्रोजन रेडिकल में कन्वर्ट हो गया और ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन खींचे तो ऑक्सीजन पे माइनस आ गया और सोडियम पे प्लस आया, क्योंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया था। समझ में आ गया। और साथ में हाइड्रोजन का एक रेडिकल आपको बाहर मिल गया। अब इसी तरह से मान लो मैंने अगर ये दो ले लिए होते तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती, सिंपल सी बात है। आया सबको समझ में। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब रिएक्टिविटी की बात करेंगे, कौन कितना रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है। तो अगर आप लोग एसिड की रिएक्टिविटी की बात करें तो 1 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। अगर मिथाइल अल्कोहल है तो वो सबसे ज्यादा होगा, वो 0 डिग्री कहलाता है। उसके बाद 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा, मतलब कौन आसानी से हाइड्रोजन देगा। आ रहा है समझ में। मान लो बहुत सारी एल्काइल चेन है तो एल्काइल चेन प्लस आई इफेक्ट दिखाती है। प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या होता है, इस ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव साइन है उसकी डेंसिटी बढ़ने लगती है, तो इसका हाइड्रोजन छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको बता देता हूं कि मिथाइल अल्कोहल जो है ना सबसे ज्यादा एसिडिक होता है और धीरे धीरे एसिडिटी घटने लगती है। जैसे जैसे कार्बन चेन, आप अपनी कॉपी के अंदर लिख लो, जैसे जैसे आप कार्बन चेन बढ़ाओगे अल्कोहल का एसिडिक नेचर डिक्रीज होने लगता है। समझ में आ गया, अल्कोहल का एसिडिक नेचर डिक्रीज होने लगता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। सबको समझ में आ गया। और फाइनली यहां पर आपको मालूम पड़ गया जब हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है तो ये एसिड की तरह काम कर रहा है। बहुत बढ़िया। अब हम चैप्टर में और आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। ऑक्सीडेशन, अगर आपने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा दिया तो क्या बनता है, अपने को सबको पता है यार। अगर आपने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा दिया, अगर पूर्ण यानी कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया तो ये डायरेक्टली RCOOH में यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाया, पार्शियल ऑक्सीडेशन, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, RCHO में। जानते हो ना, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। चलिए तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो फुल ऑक्सीडेशन कौन करता है, जैसे कि KMNO4 K2Cr2O7 यानी कि ये पिंक ऑरेंज, ये जो है ना ये फुल ऑक्सीडेशन करता है। और फुल ऑक्सीडेशन करके किस में कन्वर्ट कर देंगे, RCOOH में। और पार्शियल ऑक्सीडेशन कौन करता है, ये देखो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC, PDC, ठीक है, कॉपर, ये सब पार्शियल ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। कोलिन रिएजेंट जैसे कि CrO3 और CH2Cl2 और पिरिडीन, ये जो कॉम्बो है वो पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऊपर वाले में तो प्रोडक्ट बनेगा RCOOH जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, और नीचे वाले माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं तो वो RCHO में ही कन्वर्ट करके छोड़ देंगे। तो देखो ऊपर वाले में तो प्रोडक्ट बना, देखो जैसे कि एल्कली KMNO4 से रिएक्शन कर, जब भी एल्कली लोगे, एल्कली का मतलब होता है कि वहां पर बेस प्रेजेंट है, ठीक है, तो RCOO माइनस एसेटेट आयन बनेगा, MnO2 बाहर निकलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, KMNO4 MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और पानी बाहर निकालता है। K2Cr2O7 से तो डायरेक्टली आपको एसिड ही मिलेगा क्योंकि वो एसिडिक मीडियम में ही हो रहा है, RCOOH। और साथ में यस K2SO4 होल थ्राइस यानी ग्रीन कलर का प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, K2SO4 और साथ में H2O। फिर उसके बाद अगर आपने PCC और PDC से रिएक्शन करवा दी तो ये क्या करता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं और सिर्फ एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये बचपन से सब लोगों को पता होता है। कॉपर भी पार्शियल ऑक्सीडेशन करता है 350 से 450 डिग्री सेल्सियस पर। कोलिन रिएजेंट भी पार्शियल ऑक्सीडेशन करता है, RCHO में ही कन्वर्ट करेगा। तो ये आपके पास ओवरऑल कन्वर्जन हो जाती है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऊपर लिखे हुए हैं और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नीचे लिखे हुए हैं जो माइल्ड होते हैं। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि आप लोग दिखाई दे रहा है, ये PCC है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये इसका फॉर्मूला होता है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट इसको PCC बोलते हैं, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, और इसका फॉर्मूला यहां पर दिया हुआ, देखो यहां पर ये रिंग है और साथ में CrO3, ठीक है, और CrO3Cl ये भी साथ में होता है, पिरिडीनियम। और इसे PDC भी ऊपर देख लो, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के बाद डाइक्रोमेट भी आपको ऊपर दिखाई दिया। ठीक है, वैसे आपको रट्टा नहीं मारना है, इनकी स्ट्रक्चर कभी नहीं पूछी जाती। अब मान लो कि रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स, अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल का आप लोगों ने करवा दिया ऑक्सीडेशन, तो क्या होगा। पहली बात तो उसका ऑक्सीडेशन करेगा कौन, और दूसरा होगा तो क्या होगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो आप जरा समझो, अगर हमने सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया तो इन दैट केस आपको पता है कि OH जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है उसके साथ दो आप लोगों को क्या दिख रहा है, दो आप लोगों को यहां पर क्या दिख रहे हैं,
मिथाइल या फिर कार्बन चेन्स दिख रही हैं, वो कीटोन में कन्वर्ट होगा फाइनली। बट वो होता कैसे है? अब अगर ऑक्सीडेशन करवाते हो तो ये ऑक्सीडेशन बेसिकली ऑक्सीडेशन किसका होगा? ये हाइड्रोजन के साथ जाके ऑक्सीजन जुड़ेगा, OH में कन्वर्ट हो जाता है बेसिकली, ये HOH में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन हुआ तो ये हाइड्रोजन पे इंपैक्ट पड़ेगा और ये HOH में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब भी किसी कार्बन के पास दो OH ग्रुप होते हैं तो वहां से पानी बाहर निकलता है, अनस्टेबल डाइओल होता है, पानी बाहर निकलेगा तो ये CO में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कीटोन बन जाएगा डायरेक्टली। समझ में आ गया? तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और दो आपके पास क्या है यहां पर R एल्काइल चेन यहां पर जुड़ चुकी है, कीटोन बन जाता है। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूं तो 2 डिग्री अल्कोहल का जब भी आप ऑक्सीडेशन कराते हो तो कीटोन बनता है। ठीक है, अब अपन आते हैं 3 डिग्री अल्कोहल की तरफ। 3 डिग्री अल्कोहल का सीन थोड़ा डिफरेंट है। 3 डिग्री अल्कोहल जो है, अगर आपने जोन्स रिएजेंट यूज किया, पीडीसी, पीसी, कॉलिंस रिएजेंट कुछ भी यूज कर लो, कोई रिएक्शन नहीं होगी। मतलब 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। इवन KMnO4 K2Cr2O7 भी 3 डिग्री अल्कोहल को स्मॉलर एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, बहुत ही कम अमाउंट होता है, वो तोड़ देते हैं, तो यहां पर भी रिएक्शन को इतनी सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन अगर आप मान लो कॉपर लेते हो, कॉपर की ट्यूब लेते हो, 350 से 400 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लेते हो, इन दैट केस क्या होगा पता है? यहां पर ये जो अल्कोहल है वो सीधे एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप कहोगे सर अल्कोहल एल्कीन में कैसे कन्वर्ट हो गई? तो देखो यहां पर ये देखो, ये कार्बन है, उसके साथ मान लो ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसके पीछे मान लेते हैं अपन आपके पास CH2 और एक हाइड्रोजन ऐसे बाहर लगा। ठीक है, एक वैलेंसी ऊपर ऐसे R से पूरी हो रही है और एक R' से पूरी होती है, ऐसा कुछ मान लेते हैं अपन। और अगर इसका रिएक्शन आपने कॉपर से करवा दिया तो इन दैट केस क्या होगा आपको पता है? इन दैट केस यहां से पानी बाहर निकलेगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन के केस में कॉपर यहां पे वाटर को बाहर निकाल के यहां पर डबल बॉन्ड क्रिएट कर देता है। दैट्स वेरी 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 इंटरेस्टिंग। डबल बॉन्ड मतलब अगर आपको मैं बोलूं 3 डिग्री अल्कोहल अगर आपने लिया है और यहां पर कॉपर प्लस हीट लिया है तो अल्कोहल से आप लोगों को एल्कीन मिलेगा बच्चों, एल्कीन, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, एल्कीन मिलेगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। समझ में आ गया? एल्कीन मिलेगा। और ये भी सिर्फ वेपर फेज में डिहाइड्रेशन होती है। वेपर फेज में बहुत ज्यादा हीट चाहिए ना, वेपर फेज में डिहाइड्रेशन होगा। वेपर फेज में यहां पर वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। ये आप लोगों को रखना है ध्यान। क्लियर हो गया सब लोगों को? चलिए, तो अब हम और आगे चलते हैं। अब हम ऐसे टेस्ट पढ़ेंगे जो कि प्राइमरी सेकेंडरी यानी कि 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में फर्क कर सके। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में फर्क कैसे करोगे? सबसे पहले है विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट जो है बेसिकली 1 डिग्री से कराओगे तो आपको रेड कलर का सॉल्यूशन मिलता है, 2 डिग्री आपको ब्लू कलर का सॉल्यूशन देती है और 3 डिग्री विक्टर मेयर टेस्ट देती नहीं है, आपको पहले से पता है। ठीक है, तो 1 डिग्री अगर आप कराओगे, 1 डिग्री सबसे पहले रेड फास्फोरस और आयोडीन से रिएक्शन कराओगे तो ये OH ग्रुप को हटा देगा। आ गया समझ में? ये CH2I में कन्वर्ट करके देगा। ठीक है, उसके बाद आप इसकी रिएक्शन AgNO2 से कराओगे तो ये आयोडीन भी यहां से हट जाएगा और NO2 उसकी जगह ले लेगा। उसके बाद आप HNO2 से रिएक्शन कराओगे तो करना कुछ नहीं है, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन है तो ये ऑक्सीजन को साथ में लेगा, वाटर बाहर निकालेगा, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा जिसमें कार्बन टू नाइट्रोजन आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है और ये रेड कलर का होता है। बेसिकली एल्कली में डालते ही रेड कलर का हो जाता है, तो ये इसको विक्टर मेयर टेस्ट बोलते हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल विक्टर मेयर टेस्ट देता है। सेम रिएक्शन आप 2 डिग्री के साथ कराओ। अगर आपने 2 डिग्री के साथ करवाई, सबसे पहले आप किससे रिएक्शन कराओगे? रेड फास्फोरस और आयोडीन से, तो यहां से क्या होगा? ये OH ग्रुप हटके आयोडीन लगेगा। आ गया समझ में? फिर अगर आप AgNO2 से रिएक्शन कराओगे तो आयोडीन हटके आपके पास NO2 लग जाएगा। फिर अगर आपने HNO2 से रिएक्शन कराई तो आपको पता है किसके साथ एक ही हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ, और OH ग्रुप उसको देना पड़ेगा। तो यहां से आप लोगों को कार्बन टू नाइट्रोजन एक कंपाउंड मिलेगा, ये वाला जरा आप चेक करो। ये कार्बन टू नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है, NO डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है ये। और जब आप इसको एल्कली में डालोगे तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन देगा। फर्क कहां आ गया? देखो फर्क आ गया यहाँ तीसरे वाले स्टेप पर, क्योंकि इस कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन और इसका OH मिलके यहां पर पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकालते हैं और ये कंपाउंड मिलता है जिसको एल्कली में डालने के बाद ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। सेम अगर आप टर्शरी के साथ करवाते हो 3 डिग्री के साथ, तो अगर आपने रेड फास्फोरस और आयोडीन के साथ कराया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये OH ग्रुप बाहर निकल जाएगा। फिर आपने AgNO2 से कराया तो आयोडीन बाहर निकल जाएगा, NO2 लग जाएगा। अब तीसरे स्टेप में अगर आपने HNO2 से रिएक्शन कराई तो रिएक्शन होगी नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। तो यहां पर क्योंकि हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है, इस वजह से यहां पर रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। समझ में आ गया? और ये कोई कलर नहीं देगा, आगे किसी एल्कली में डालने पर कलरलेस रहता है।
कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि 1 डिग्री आपको रेड कलर देगा विक्टर में टेस्ट में, 2 डिग्री ब्लू कलर देगा और 3 डिग्री यहां पर कोई रिएक्शन नहीं करेगा। आप इसको नोट डाउन कर लो, काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंशुल कह रहा है मैं आई गो टू टॉयलेट। बेटा जाओ ना, कौन मना करता है। देखो 2-3 चीजें, मुंह से निकली हुई बात और सुसु कोई नहीं रोक सकता और रोकना नहीं चाहिए, तो जाओ करके आओ। चलो, सुसु तो नेचर कॉल होती है बेटा, जाना ही चाहिए, करना ही चाहिए, कोई नहीं रोक सकता, किसी को रोकना भी नहीं चाहिए, है ना। नेचर कॉलिंग, सुसु जाइंग। चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको समझ में आया, विक्टर में टेस्ट के बाद आता है ल्यूकस टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट बेसिकली कौन देता है, मैं आपको समझाता हूं। ल्यूकस टेस्ट देखो, 1 डिग्री अल्कोहल ल्यूकस टेस्ट, ल्यूकस रिएक्शन, ल्यूकस टेस्ट मतलब कोई रिएक्शन नहीं करते। ल्यूकस टेस्ट के लिए ल्यूकस रिएजेंट चाहिए। ल्यूकस रिएजेंट कौन होता है? जिंक क्लोराइड और HCl के कॉम्बो को हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकस रिएजेंट बोलते हैं। ये 1 डिग्री के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, लेकिन 2 डिग्री में क्या होता है? ये 2 डिग्री में डायरेक्टली ये जो OH ग्रुप है ना, 2 डिग्री मतलब जो OH ग्रुप होगा उसको रिप्लेस कर देगा क्लोरीन से। मतलब मेन चीज ये है कि वहां पर क्लोरीन से रिप्लेसमेंट हो रही है। समझ में आ गया? ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और क्लोरीन से रिप्लेसमेंट हो रही है तो फिर हमें इसमें डिस्टिंग्विश है, फर्क कैसे मालूम पड़ेगा? तो 1 डिग्री अल्कोहल तो रिएक्शन करता है नहीं, काफी देर, बहुत देर बाद तक भी आपको धुंधलापन नजर नहीं आएगा, ये वैसा का वैसा ही सॉल्यूशन दिखेगा। जबकि सेकेंडरी अल्कोहल 5 से 10 मिनट लेगा, 5 से 10 मिनट बाद आपका सॉल्यूशन धुंधला हो जाएगा। जबकि टर्शरी अल्कोहल में स्पीड बहुत फास्टेस्ट होती है, क्योंकि यहां पर कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो यहां पर OH को हटा के क्लोरीन तुरंत लग जाता है और धुंधलापन जो है ना, वो बेसिकली चंद सेकंडों में दिखने लगता है, चंद सेकंड में दिखने लगता है। इसी को ल्यूकस टेस्ट कहते हैं। समझ में आया? तो 1 डिग्री अल्कोहल में काफी देर तक सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 डिग्री अल्कोहल में आपको 10-1 मिनट में आपको धुंधलापन दिखता है, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल में धुंधलापन तो सेकंडों में दिख जाता है। तो इसका मतलब ल्यूकास टेस्ट कौन देता है? 3 डिग्री अल्कोहल ल्यूकास टेस्ट देता है। फिर उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल लीस्ट रिएक्टिव होता है अकॉर्डिंग टू लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट में लुकास रिएजेंट कौन से होते हैं? ZnCl2 और HCl। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, सो डिलाइकेट बताओ मुझे। अब आगे चलें फटाफट से। किनको ये मैडम अच्छी लगी? ये अगली बार वेदांतु में पढ़ाने आ रही हैं। कौन कौन इनसे पढ़ना चाहता है? बताओ फटाफट, कौन कौन इन मैडम से पढ़ना चाहता है? अगली बार आपको वेदांतु में पढ़ाते हुए दिखेंगी। कई बच्चे तो शर्मा रहे हैं, वो पापी तो शर्मा रहा है। बेटा शादी थोड़ी करवा रहे, पढ़ाने ही आएगी बस। वो ऐसे शर्मा रहा है, ओ हो, जैसे पता नहीं मैंने तेरे शादी के रिश्ते की बात कर दी हो, है ना। कौन पढ़ेगा इस मैडम से? कोई कह रहा है मैं नॉट इंटरेस्टेड। नॉट इंटरेस्टेड का क्या मतलब होता है? पढ़ाने ही तो आएगी। चलो कोई बात नहीं, बाकी सारे तो देख के हंस रहे हैं ना। चलो अच्छी बात है। अब अगर आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। फिनोल को कैसे प्रिपेयर करोगे? तो फिनोल को प्रिपेयर करने के लिए इंडस्ट्रियल मेथड है जिसको डॉब्स प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉब्स प्रोसेस। उसमें आपको क्या लेना होता है? क्लोरोबेंजीन लेनी होती है। ध्यान रखिएगा, उस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आप सॉलिड NaOH फ्यूज्ड NaOH से कराते हो, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में। ठीक है, यहां पर NaOH प्रेजेंट है, जरा आप चेक कर लो। तो आप खुद से सोचो NaOH में क्या होगा। बेसिकली यहां से जो हाइड्रोजन है, NaOH का हाइड्रोजन HCl को बाहर खींचता है और ONA बेसिकली बेंजीन की तरफ जाके जुड़ जाता है। ठीक है, मतलब उसको इस तरह से समझ सकते हैं, दैट इज नॉट द मैकेनिज्म, उसको आप पूरी तरह से ऐसे मत समझना, बट फ्यूज्ड सॉलिड फ्यूज्ड NaOH है, तो यहां से आपको O नेगेटिव Na पॉजिटिव बेंजीन रिंग पे जाके जुड़ता हुआ दिखेगा, क्लोरीन बाहर निकलता हुआ दिखेगा। ठीक है, और फाइनली अगर आपने इसका एसिडिक हाइड्रेशन करवा दिया तो Na यहां से बाहर निकल जाएगा और आपको OH मिल जाएगा। इसकी मैकेनिज्म ये नहीं होती जो मैंने बोली, बट याद करने का तरीका है कि फ्यूज्ड NaOH बेसिकली क्या करेगा, यहां से क्लोरीन को हटा के O- Na+, ये जो ग्रुप है बेसिकली जुड़ जाता है बेंजीन रिंग के साथ, और फाइनली हाइड्रेशन करने के बाद OH यानी कि Na+ भी वहां से बाहर निकल जाता है। इसके अलावा यहां पर डॉब्स प्रोसेस के बाद आता है क्यूमिन प्रोसेस बाय क्यूमिन। क्यूमिन से भी आप कर सकते हो। क्यूमिन के लिए क्या होता है? दिस इज कॉल्ड क्यूमिन। ये तो स्टेप नंबर 2 आ गया, स्टेप नंबर 1 समझाता हूं। सबसे पहले तो क्यूमिन आपको बता देता हूं, बेंजीन के ऊपर आपने आइसोप्रोपाइल ग्रुप जोड़ दिया तो उसको क्यूमिन कहते हैं। उसकी रिएक्शन सबसे पहले आप कराते हो ऑक्सीजन के साथ।
ऑक्सीजन यहाँ पर क्या करता है, पर ऑक्साइड कंपाउंड बनाता है, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में पर ऑक्साइड बॉन्ड बनाता है। उसके बाद क्या होता है यहां से, अगर आप देखोगे जरा चेक करो, ये तो आपके पास हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में आप जैसे ही एसिडिक हाइड्रेशन करवाते हो तो यहां से डायरेक्टली यहां से देखो ये वाला ना, ये जो दिख रहा है ये वाला कंपाउंड, ये क्या कहलाएगा, अगर यहां से ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ता है इसके साथ बनाता है, क्योंकि कार्बन भी बॉन्ड तोड़ रहा है और ऑक्सीजन भी बॉन्ड तोड़ रहा है और आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो कीटोन बनेगा, तो कीटोन बाहर निकलता है और ये जो OH ग्रुप है बेसिकली वो सीधे बेंजीन रिंग पे जाके जुड़ जाता है, तो बेसिकली फिनोल मिल जाता है। तो क्यूमीन 2 स्टेप में होता है। क्यूमीन का फॉर्मूला बहुत कम बच्चों को पता होता है, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूं कि आप बेंजीन रिंग पे आप क्या लगा दो, मैं सिंपली एक बात बता रहा हूं, बेंजीन रिंग पे आप आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दो, खत्म हो जाएगी कहानी। सो दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप, उसकी रिएक्शन अगर आपने पहले ऑक्सीजन के साथ करवाई, समझ में आ गया, तो एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन भी है और 2 मिथाइल ग्रुप है, तो बेसिकली आपको करना कुछ नहीं है, कार्बन टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड बॉन्ड बनाने, उसके बाद आप यहां से कीटोन बाहर निकालोगे और फिर आपको यहां पर फिनॉल मिल जाएगा। क्यूमीन से सिंपल रिएक्शन है। उसके बाद यस, बाय हाइड्रेशन ऑफ बेंजीन डायजोनियम सोल्ट, अगर आप लोगों ने बेंजीन डायजोनियम सोल्ट लिया और उसका हाइड्रेशन करवा दिया, तो यहां सबको पता है कि बेंजीन डायजोनियम सोल्ट में सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप यानी कि नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है जो बाहर निकल जाती है। फाइनली यहां से आपके पास फिनॉल मिल जाएगा इस तरह से, क्लियर हो गया। तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन क्लोरीन को लेके भाग जाएगा और OH ग्रुप जुड़ जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा। फिर उसके बाद यस, बाय डिस्टिलेशन ऑफ सोडियम सोल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड, अगर आप लोगों ने सैलिसिलिक एसिड का सोल्ट लिया और उसका डिस्टिलेशन कराया तो भी आपको फिनॉल मिलेगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखो आप लोगों ने ये जरा देखना, सैलिसिलिक एसिड का सोल्ट लेना आपको, तो वहां पर बॉन्ड थोड़े उल्टे सीधे हैं, मैं आपको यहां पर बना के दिखा देता हूं। ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, अपन मान लेते हैं कि यहां पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहां पर मान लेते हैं अपन, यहां पर ऊपर जरा चेक करो, यहां पर ये C डबल बॉन्ड O, उसके बाद यहां पर ONA, मैंने कहा था एसिडिक एसिड का सोल्ट लेना है, C डबल बॉन्ड O एंड देन ONA। अब जरा आप ध्यान से इसको चेक करना, इसकी रिएक्शन अगर आपने करवा दी सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम का मतलब क्या होता है, सोडा लाइम का मतलब क्या होता है, NaOH, याद है आप लोगों को, और कैल्शियम ऑक्साइड, इसके कॉम्बो को सोडा लाइम कहते हैं। अब यहां से क्या होगा जरा आप चेक करो, आपको पता ही है डी कार्बोक्सिलेशन होगा, Na2CO3 बाहर निकलेगा और उसको हाइड्रोजन मिल जाएगा, इससे फिनॉल प्रिपेयर हो गया, आप लोगों को पता होगा। यस, यस और नो, Na2CO3 बाहर निकल जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये इस तरह से बनाया जाएगा, सबको समझ में आ गया? यस, तो इसका मतलब सैलिसिलिक एसिड से भी आप डिस्टिलेशन करवाते हो तो आप ये आप बना सकते हो, फिनॉल बना सकते हो। NaOH प्लस CO यानी कि डी कार्बोक्सिलेशन करवाना है, NaOH यहां पर CO2 गैस को बाहर निकाल देगा, Na2CO3 की फॉर्मेशन करेगा। सबको समझ में आया? ये है। चलिए, तो यहां पर फाइनली आपके पास सोडियम फेनेट बनेगा और उसके बाद आप इसका एसिडिक हाइड्रेशन कराते हो तो फिनॉल बन जाएगा। दैट्स वेरी इजी। अब उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बनाना चाहते हो तो वो भी काम कर सकते हो। मान लो आपने बेंजीन के ओलियम से रिएक्शन करवाया तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा, तो सबको पता है, मतलब SO3H ग्रुप जुड़ जाएगा बेंजीन के साथ में, ये तो हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब अगर ये जो आपके पास दिख रहा है ना बेंजीन सल्फोनिक एसिड, उसको आपने NaOH से रिएक्शन कराया तो बेसिकली हाइड्रोजन को अपने साथ अट्रैक्ट करेगा और यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन को हटा देगा, सोडियम उसकी जगह ले लेगा, जिसको बोलते हैं सोडियम बेंजीन सल्फेट, सल्फोनेट बोलते हैं, सल्फेट नहीं सल्फोनेट। उसके बाद अगर आप सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की रिएक्शन सॉलिड NaOH फ्यूज्ड NaOH से करवाओगे, इन दैट केस वही काम होगा जो आप फ्यूज्ड NaOH से पहले करवा के आपने देखा था। तो यहां पर क्या होगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप यहां से बाहर निकलेगा, ONA उसकी जगह ले लेगा। फ्यूज्ड NaOH से जब भी आप रिएक्शन कराते हो तो ONA जगह ले लेता है, तो फाइनली यहां पर ONA जगह ले लिया, ठीक है, सोडियम फेनेट बन गया। अब सोडियम फेनेट का अगर आप एसिडिक हाइड्रेशन करवा देते हो तो यहां से सोडियम बाहर, फिनॉल बन जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन मेक इट, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शंस, अब हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। सबसे पहले एसिडिक नेचर को पढ़ते हैं। मैं आपको बता देता हूं फिनॉल बहुत ही लीस्ट एसिडिक होता है बट एसिडिक होता है, ठीक है। अब एसिडिक नेचर जो आपको दिखाई दे रही है, जरा आप चेक करना कैसे उसको देखोगे एसिडिक नेचर को, मैं आपको समझाता हूं। एसिडिटी इसकी ठीक है एज कंपेयर टू एल्कोहल,
जो नॉर्मल अल्कोहल होते हैं उनसे इनकी एसिडिटी ठीक है, बट इतना अच्छा एसिडिक नेचर का नहीं होता। अच्छा, वो उनसे बेटर एसिडिटी क्यों होती है उसकी? अगर आपने यहां से हाइड्रोजन हटा भी लिया तो यहां पर फिनोक्साइड आयन बनेगा जो कि रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, मतलब ये पीछे रेजोनेंस शो करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस तरह से रेजोनेंस को शो करेगा। रेजोनेंस की वजह से और फिनोक्साइड आयन की स्टेबल होने की वजह से ये एसिडिक नेचर दिखाता है। और मजे की बात, अगर आपने यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो इसकी एसिडिक नेचर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया तो एसिडिक नेचर घट जाएगी। यह आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपके पास कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जैसे कि ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, उसमें एक तो बेंजीन रिंग में सिर्फ OH लगा रखा है यानी फिनोल है, दूसरा आपने OH लगा रखा और साथ में NO2 लगा रखा है इसकी ऑर्थो पोजीशन पे, तो ये ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है। और फिर एक लगा हुआ है मेटा पोजीशन पे, फिर एक लगा हुआ है पैरा पोजीशन पे। आपसे पूछा गया कि इनमें से इन सब की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में कुछ बताओ। बाकी मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जो OH ग्रुप होता है बेसिकली प्लस आर इफेक्ट दिखाता है, मतलब रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन को फेंकता है। इस हिसाब से ऑर्थो और जो पैरा पोजीशन होती है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली होती है। समझ में आ गया? इस हिसाब से अगर कोई नेचर पूछे तो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊं, ऑर्थो वाला कम एसिडिक होगा और पैरा वाला ज्यादा एसिडिक होगा। इसका रीजन क्या है ऑर्थो पैरा कंपैरिजन में? क्योंकि ऑर्थो वाले में इंट्रा मॉलिक्यूल इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं, जिससे हाइड्रोजन इतनी आसानी से फ्री नहीं हो पाता। तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि सबसे टॉप पे कौन आएगा, पैरा वाला, तो पैरा वाला सबसे टॉप पे आएगा। फिर कौन आएगा, ऑर्थो वाला। फिर कौन आएगा, मेटा वाला, क्योंकि मेटा वाले पे तो ये उस जगह पे NO2 जुड़ा हुआ है जहां पे इतना रिएक्टिविटी वो दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि वो मेटा पोजीशन में जुड़ा हुआ है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती ही नहीं है, ठीक है। और सबसे लास्ट में फिनोल आएगा। तो ये इनका एसिडिक स्ट्रेंथ होएगा। ये सवाल काफी बार पूछे जाते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ अगर पूछे कोई इन सब में तो आप क्या जवाब दोगे? सबसे पहले तो कौन आएगा, पैरा वाला, फिर ऑर्थो वाला, फिर मेटा वाला। ये देखो, सबसे पहले पैरा वाला 4th नंबर वाला, फिर ऑर्थो वाला 2nd नंबर वाला, फिर 3rd नंबर वाला मेटा, सबसे लास्ट में कौन है, फिनोल। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन की। अगर आपने फिनोल की रिएक्शन जिंक से करवा दी, जिंक डस्ट, तो जिंक डस्ट क्या करेगा, यहां से ऑक्सीजन को हटा देगा। ऑक्सीजन का रिमूवल ही रिडक्शन कहलाता है और आपको क्या देगा, बेंजीन रिंग बना के दे देगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि फिनोल की रिएक्शन जिंक डस्ट से कराओगे तो बेंजीन रिंग मिलती है, बेंजीन मिल जाता है आपको एज अ प्रोडक्ट। रिएक्शन ऑफ फिनोल में आगे है हाइड्रोजिनेशन। अगर आप इनका हाइड्रोजिनेशन कराओ तो क्या होगा, हाइड्रोजिनेशन का मतलब आपको हाइड्रोजन जोड़ने हैं पाई बॉन्ड तोड़ के, तो निकल की प्रेजेंस में अगर आपने करवा दिया तो इसके सारे पाई बॉन्ड टूट जाएंगे, तो आपको साइक्लोहेक्सेनॉल मिल जाएगा। बड़ी कॉमन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन करवाना चाहो, अगर आपने फिनोल का ऑक्सीडेशन करवाया KMnO4 या K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, तो क्विनॉन मिलेगा। ये आप लोग ध्यान रखना है, क्विनॉन, ये देख लो दिखाई दे रहा है। सो दिस इज क्विनॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है जो कि KMnO4, K2Cr2O7 और HNO3 इनकी प्रेजेंस में होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की फिनोल पे। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा था कि फिनोल एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें OH ग्रुप लगा हुआ है। तो ये जो OH ग्रुप है बेसिकली प्लस आर इफेक्ट दिखाता है। प्लस आर की वजह से यहाँ पर जो कंपाउंड बनते हैं वो ज्यादातर ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव कंपाउंड होते हैं, जिसमें से पैरा वाला मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू ऑर्थो। ये मैंने आपको बताया था। तो चलो मैं आपको समझाता हूं। मान लो कि अगर आप यहां पर रिएक्शन इसकी जरूरत नहीं है, नाइट्रोनियम आयन के बारे में बात हो रही है, तो मैं आपको समझाता हूं बेसिकली यहां पर सीन क्या है। यहां पर ये नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोनियम से नाइट्रोसोनियम आयन आप ये इससे पैदा कर सकते हो। इसकी जरूरत नहीं है। बाय द वे ये बात किसकी हो रही है मैं आपको वो समझा देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। चलो मैं आपको पहले पिछले वाला समझा देता हूं, उसका मतलब था क्या। तो यहां पर अगर आपने फिनोल का रिएक्शन करवा दिया, सपोज करो कि आपने फिनोल का रिएक्शन करवा दिया, किसके साथ करवाया, HNO3 और H2SO4 के कॉम्बो से, ये आपको नाइट्रोनियम आयन देगा, NO2 प्लस देगा। और जो कहां पे जाके जुड़ेगा, आपके ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव कंपाउंड बना के देगा। यानी कि या तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे आपके NO2 जोड़ना है आपको, और कुछ नहीं है। दिस इज हाउ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। ये OH हो गया, या तो ऑर्थो कंपाउंड बनेगा या फिर पैरा डायरेक्टिव कंपाउंड बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे अगर आपने ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो सारे ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आपको ब्रोमीन जुड़ते हुए दिखेंगे,
समझ में आ गया। सारे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ते हुए आप लोगों को दिखेंगे। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बनेगा। समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे क्या है, पर अगर आपने ब्रोमीन वाटर नहीं, ब्रोमीन की रिएक्शन आपने करवाई है CS2 यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो या फिर पैरा डायरेक्टिव कंपाउंड देखने को मिलेगा, या फिर ऑर्थो डायरेक्टिव या फिर पैरा डायरेक्टिव। सबको समझ में आया, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नाइट्रेशन अभी आप करवाया था, अगर आपने नाइट्रेशन कराया डिल्यूटेड के साथ तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपको NO2 ग्रुप दिखेगा। ठीक है, डिल्यूटेड है अगर, तो सिस्टम अगर डिल्यूटेड है तो आपको क्या दिखेगा, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव कंपाउंड दिखेगा। या तो ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन और इसका OH हट जाएगा और NO2 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाएगा, या फिर पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन और OH हटेगा और पैरा पोजीशन पे आपको NO2 ग्रुप दिखेगा। लेकिन ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव कंपाउंड कब बनेंगे, जब डिल्यूटेड लेते हो। लेकिन अगर आपने मान लो कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया, और ऑर्थो की खास बात क्या होती है कि वहां पर आप लोगों को इंट्रामोलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड दिखते हैं, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर टू पैरा। पैरा का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सबको समझ में आ गया। लेकिन अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज करा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, इन दैट केस आपको यस ये बनेगा जिसको पिक्रिक एसिड कहते हैं। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल मिलेगा कॉन्सेंट्रेटेड, जिसको पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, TNP भी कहते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन ऑफ फिनोल में सल्फोनेशन और रिंग एल्काइलेशन। तो आपको आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, सल्फोनेशन में क्या करना है, फिनोल का रिएक्शन आपको करवाना है H2SO4 से, या फिर ओलियम से भी करवा सकते हो। सो इन दैट केस आपको सल्फोनेशन होता दिखेगा। ऑर्थो पोजीशन पे आपका SO3H ग्रुप जुड़ जाएगा, या फिर आपका पैरा पोजीशन पे SO3H ग्रुप जुड़ जाएगा। आ रहा है समझ में, सिंपल है। अच्छा, इनको काइनेटिकली कंट्रोल कर सकते हैं, थर्मोडायनेमिकली भी ये कंट्रोलेबल रिएक्शन है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद रिंग एल्काइलेशन, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन यहां पर नहीं करवाई जाती, क्योंकि फ्रिडल क्राफ्ट में आप AlCl3 को यूज करते हो, जो कि बाहर पड़े हुए OH से रिएक्ट कर लेता है, तो अंदर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि वो लुईस एसिड है और ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखाता। बजाय उसके आप क्या करो, अगर आपको इसका एल्काइलेशन करवाना है तो इन दैट केस आप एल्कीन लो एसिड की प्रेजेंस में। समझ में आया। तो सबसे पहले तो क्या होगा, सबसे पहले जो एल्कीन है उस एसिड में H+ होएगा, तो इस एल्कीन से पहले रिएक्ट करेगा वो। तो मान लेते कि भैया ये जो दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स है उस हाइड्रोजन को मिल गए और ये इस कार्बन से जुड़ गया। इन दैट केस आपके पास ये देखो इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो गया। आ रहा है समझ में, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन तैयार होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल तैयार होगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल आप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करवा दो। ये तरीका होता है। आप डायरेक्टली आप इसमें फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन मत कराओ, AlCl3 का यूज मत करो। समझ में आ गया। इस तरह से आप इनडायरेक्ट वे से आप क्या कर सकते हो, एल्काइलेशन कर सकते हो। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, पैरा वाले कंपाउंड ज्यादा बनते हैं क्योंकि उनमें सिमेट्री ज्यादा होती है। समझ में आ गया। तो आप लोग ध्यान रखना है, रिंग एल्काइलेशन अगर आपको करनी है तो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती, वहां पर AlCl3 यूज होता है जो कि OH से रिएक्ट कर लेता है। दैट्स अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। अच्छा, फिनोल कपलिंग रिएक्शन भी दिखाते हैं, जिसको हम लोग नाइट्रोजन एंड इट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ते हैं, और कोल्बे सिंथेसिस, ये दोनों में पढ़ाता हूं। कपलिंग रिएक्शन से आप लोग क्या बनाते हो, डाइज बनाते हो। ठीक है, डाइज बना सकते हो। और यहां पर कोल्बे सिंथेसिस से आप बनाते हो सैलिसिलिक एसिड। आप लोगों को याद होगा सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, कोल्बे रिएक्शन से सैलिसिलिक एसिड बनता है। सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, ये OH ग्रुप हो गया और यहां पर क्या होता है COOH, इसको सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। जो किसकी रिएक्शन से मिलता है, आपको CO2 से रिएक्शन करवानी पड़ती है, NaOH और CO2 से। कपलिंग रिएक्शन में डाइज बनती है। कैसे बनती है मैं आपको समझाता हूं। कपलिंग रिएक्शन में आपको फिनोल यूज करना होता है डायजोनियम सोल्ट के साथ, तो ये डायजोनियम सोल्ट है। अब रिएक्शन में फिनोल के फंक्शन ग्रुप पे कुछ नहीं होता, जो इसके पीछे हाइड्रोजन है बेसिकली, यहां से रिएक्शन परफॉर्म होती है। क्योंकि ये देखो Na2+ है, तो यहां पर Cl- भी होता होगा डायजोनियम सोल्ट में, तो ये HCl बाहर निकल जाता है। समझ में आ गया। और ये नाइट्रोजन पीछे वाले कार्बन से बॉन्ड बना लेता है, तो ये इस तरह से कंपाउंड बन जाता है। और जैसे ही वो बॉन्ड बनाता है, ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो यहां पर ये कपलिंग रिएक्शन हो जाती है, नाइट्रोजन टू कार्बन बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, और HCl बाहर निकल जाता है। इसको कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको डाई, ये ऑरेंज कलर का डाई है, तो ये डाइज बनाता है फिनोल। उसके अलावा कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन में आप लोगों को फिनोल लेना होता है, बेसिक मीडियम में CO2 से रिएक्शन करानी होती है, साथ में फिर आप एसिडिक हाइड्रेशन भी कराते हो, तो आपको सैलिसिलिक एसिड मिलता है। बहुत फेमस रिएक्शन है।
इसमें होता कुछ यूं है कि सबसे पहले आप लोग, मैं थोड़ा मैकेनिज्म बता देता हूं। सबसे पहले ये जो फिनोल है, फिनोल के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि इसके साथ ऑक्सीजन के साथ एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो उसको पहले आप यहां से हटाओ। तो OH माइनस आपने बेस इसलिए डाला है ताकि ये हाइड्रोजन हट जाए। तो हाइड्रोजन हटते ही आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास यहां पर फिनोक्साइड आयन बन जाएगा। आ रहा है समझ में? अब ये फिनोक्साइड आयन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये रिंग की तरफ फेंकेगा, इस रिंग के पास भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, यस। जैसे ही रिंग की तरफ फेंकेगा, रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन से कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपके पास क्या बन गया, जरा आप चेक करो। तो यहां पर इस तरह से ये रिंग है ना, यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहां से बॉन्ड हट चुका है, यहां से नेगेटिव का साइन आ चुका है, और यहां पर डबल बॉन्ड है। अब आपको सबको पता है कि CO2, ये इसमें जो कार्बन है बेसिकली वो बेचारा कार्बन होता है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो जाते हैं। और इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन भी है जो आपकी अपनी कुर्बानी देगा। तो बेसिकली क्या होता है, यहां पर डबल बॉन्ड, ये देखो ये बेंजीन रिंग है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अभी भी जुड़ी हुई है, हाइड्रोजन अभी भी है, यहां पर CO2 आके जुड़ चुका है। लेकिन CO2 ऐसे थोड़ी जुड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा और एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो एक तो ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड है और एक ऑक्सीजन के पास नेगेटिव का साइन है, ठीक है। अब यहां प्रॉब्लम ये हो गई कि बेंजीन रिंग बेचारी कंवारी है, मतलब उसका जो प्रॉपर्टी है वो गायब है। इन दैट केस हाइड्रोजन अपनी कुर्बानी देता है, यहां पर दोनों पाई इलेक्ट्रॉन को फेंकता है, और ये हाइड्रोजन कहां चला जाता है, इसके पास चला जाता है। आ गया समझ में? और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन फेंकता है तो ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेती है। तो फाइनली आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास ऐसा बन गया, जरा आप चेक करो, ठीक है। ये वापस से रिंग की प्रॉपर्टी वापस आ चुकी है, COOH बन चुका है ये। और फिर अगर आपने इसका एसिडिफिकेशन करवा दिया H2O और H+, तो इसको H+ मिल जाएगा और आपके पास सैलिसिलिक एसिड तैयार हो जाएगा। इस तरह से इसको तैयार किया जाता है। मैकेनिज्म मैं आपको समझा चुका हूं, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी, है ना। तो चलिए, तो फिनोक्साइड आयन में इस तरह से रिएक्शन पॉसिबल होती है। तो कॉल्बे प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये OH माइनस पहले हाइड्रोजन को हटाता है, उसके बाद फिनोक्साइड आयन में ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन को फेंकता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, फिर ये इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिए जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन लेके भागता है, CO2 ग्रुप जुड़ जाता है, उसके बाद कार्बन अपनी ये हाइड्रोजन कुर्बानी देता है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, और फाइनली आपके पास COOH ग्रुप बन जाता है, और फाइनली इसको प्रोटोनेशन के थ्रू हाइड्रोजन मिल जाता है। इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है। फिर आती है राइमर-टिमान रिएक्शन। राइमर-टिमान रिएक्शन, RTR रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। राइमर-टिमान रिएक्शन में आपको क्या मिलता है, सैलिसिल एल्डिहाइड मिलता है। आप पहले फिनोल लेते हो, फिनोल की रिएक्शन आप NaOH यानी कि बेसिक मीडियम में क्लोरोफॉर्म से करवाते हो, तो आपको क्या मिलता है, सैलिसिल एल्डिहाइड। OH के साथ ऑर्थो पोजीशन पे आपका CHO ग्रुप जुड़ जाता है। अब ये कैसे होता है, तो इसका भी एक मैकेनिज्म है, इसका मैकेनिज्म मैं समझा देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, वही सेम स्टेप है। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये देखो फिनोल है, फिनोल में प्रॉब्लम है, इस हाइड्रोजन को पहले हटाओ। हाइड्रोजन कैसे हटेगा, इसको डोरे डलवाओ, किससे, NaOH के पास OH माइनस होगा, OH माइनस से हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे फिनोक्साइड आयन बन जाएगा। समझ में आता है, ये फिनोक्साइड आयन बन रहा है आपके सामने, जरा आप चेक करना, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन पे माइनस आ चुका है और ये बॉन्ड है आपके पास, ठीक बात है। अब ये अपने जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट करेगा, ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। आप उधर भी कर सकते हो, इधर भी, आपकी मर्जी है। समझ में आ गया, इस तरह से परफॉर्म होता है। फिर से आपके ऑर्थो पोजीशन पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। आया समझ में? तो आपके पास ये तो चीज तैयार हो गई, मतलब आपके पास एक ऐसी जगह हो गई जहां पर आप लोगों को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, समझ में आ गया। अगर मान लो थोड़ा सा इसको रिवर उल्टा कर देता हूं, आप यहां पे भी बना सकते हो, तो यहां माइनस का साइन है जहां पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और ये, ठीक है। आपके पास ये तैयार हो गए कंपाउंड जहां पर इस कार्बन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आप जरा चेक करो, यहां पे आपके पास है ना ये CH और उसके बाद तीन क्लोरीन भी लगे हुए हैं। तीनों क्लोरीन की खास बात क्या है कि सारे के सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव है। समझ में आ गया। तो ये हाइड्रोजन को पहले तो बाहर निकालते हैं यहां से, और दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक क्लोरीन यहां से बाहर निकल जाता है अपने इलेक्ट्रॉन लेके। तो आपके पास है ना डाइक्लोरोकार्बीन, ये एक इंटरमीडिएट स्पीसी तैयार हो जाती है, जो कि एक लुईस एसिड की तरह काम करती है। अब ये कैसे हुआ, आप खुद से सोचो। पहले तो आप ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए, फिर एक क्लोरीन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, आ गया समझ में, जिससे HCl बाहर निकला, और ये जो डाइक्लोरोकार्बीन तैयार होगी, जो कि लुईस एसिड की तरह काम करेगी। अब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कई लोग सोचेंगे सर ये डाइक्लोरोकार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन है, बेटा नहीं है इसके पास इलेक्ट्रॉन, ये लुईस एसिड है। क्यों? क्योंकि कार्बन को गौर से देखो, कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन है। जबकि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8।
तो ये अपने इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करने के लिए क्या करता है, ये अटैक करता है, यहां पर जुड़ जाता है, दिखाई दे रहा है, ये यहां पर जुड़ता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि आगे क्या होने वाला है। अगर ये जुड़ गया यहां पे तो आप जरा चेक करो क्या होगा। ये आपके पास ये बेंजीन रिंग है, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन है, यहां पर कार्बन है और फिर क्लोरीन है, समझ में आता है। यहां पर हाइड्रोजन भी है, यहां पर डबल बॉन्ड भी है। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगी। तो फाइनली आपके पास क्या बन गया, जरा आप चेक करो। अब आप कहोगे सर अभी बी प्रोडक्ट से हम लोग दूर है, बिल्कुल दूर है जी। ये पहले तो बेंजीन की प्रॉपर्टी बाहर वापस आ गई, ऑक्सीजन पे नेगेटिव का चार्ज आ चुका है, कार्बन है, क्लोरीन है। अब इसका रिएक्शन अगर मान लो आपने किससे करवा दिया, H2O वाटर के साथ करवाया, समझ में आ गया, इन दैट केस, या फिर अल्कोहलिक KOH के साथ करवाया, वाटर के साथ करवाया, तो ये दोनों क्लोरीन जो है बेसिकली अच्छे लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल जाएंगे। और अगर दोनों क्लोरीन बाहर निकले और अगर यहां पर दो वाटर के मॉलिक्यूल आपने यूज किए, HOH HOH, ठीक है, तो ये HCl बाहर निकला यहां से, ये HCl बाहर निकला यहां से, दो OH ग्रुप इसी कार्बन पे जुड़ गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, दो OH ग्रुप इसी कार्बन पे जुड़ गए। तो ये देखो आप खुद से देखना क्या बन रहा है। ऑक्सीजन पे माइनस है, इस कार्बन पे दो OH ग्रुप जुड़ चुके हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। अब आप खुद से सोचना, दो OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते, पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, कार्बन टू ऑक्सीजन आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, दिखाई दे रहा है सब लोगों को। इस तरह से परफॉर्म होएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। चलो मैं आपको मैकेनिज्म, थोड़े से मैकेनिज्म के दर्शन करवा देता हूं, अगर आप देखना चाहो तो। डिटेल वैसे मैंने आपको बता ही दिया है किस तरह से परफॉर्म होगा, फिर से एक बार और देख लो। सबसे पहले क्या होगा, स्टेप 1 में ये देखो क्लोरोफॉर्म का स्टेप नंबर 1 है, OH माइनस इस पे डोरी डालेगा, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ से खींच के लेके जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ऐसी स्पीसी दिखेगी जिसपे कार्बन पे नेगेटिव का साइन है, जिससे क्लोरीन यहां से बाहर निकलेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेके डाइक्लोरोकार्बीन बनेगा। सो ये डाइक्लोरोकार्बीन है। अच्छा मैं इधर हो जाता हूं थोड़ा, कई बच्चों को दिख नहीं रहा होगा, वही सेम है सिचुएशन। पहले स्टेप में आप क्या करते हो, हाइड्रोजन को बाहर निकालते हो क्लोरोफॉर्म से, समझ में आ गया। और डाइक्लोरोकार्बीन यहां पर एक इंटरमीडिएट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डाइक्लोरोकार्बीन बेसिकली फिनोल पे अटैक करता है। फिनोल पे अटैक करने के लिए पहले आपको हाइड्रोजन को हटाना होता है, ये एसिडिक हाइड्रोजन हटाना जरूरी है। जब फिनोक्साइड आयन मिल जाता है तो अब डाइक्लोरोकार्बीन आएगा और ये यहां पर आके जुड़ जाएगा, जैसे कि यहां पर दिख भी रहा है, जुड़ गया, समझ में आया, इस तरह से। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इसको शिफ्ट होगी तो हाइड्रोजन यहां पे आके जुड़ जाता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर चले जाते हैं और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। इस तरह से परफॉर्म होती है, समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये, और फाइनली अगर आप OH माइनस से रिएक्शन कराते हो तो दोनों क्लोरीन यहां से बाहर निकल जाते हैं और यहां पर OH ग्रुप जुड़ जाता है, फिर पानी बाहर निकलता है और आपको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिख जाएगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिख जाएगा, CHO ग्रुप इस तरह से आता है। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ फिनोल। अगर आप यहाँ पर FeCl3 से टेस्ट करवाते हो तो बैंगनी रंग, फिनोल जैसे ही FeCl3 से रिएक्शन करता है तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन क्लोरीन को लेके बाहर निकल जाता है। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है जिसका पर्पल कलर होता है, वायलेट कलर होता है, आप लोग ध्यान रखना है। इसको फेरिक क्लोराइड टेस्ट भी कहते हैं, जो कि फिनोल देता है, समझ में आ गया, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बहुत सिंपल है, यस, ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपने को देखने को मिलेगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे हमारा लास्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड ईथर। ईथर की प्रिपरेशन कैसे करते हो, विलियमसन सिंथेसिस से। विलियमसन सिंथेसिस क्या होती है, सबसे पहले तो आपको क्या लेना होता है, अल्कोहल का रिएक्शन कराना होता है। किससे, आप Na से करवा दो तो आपको क्या मिल जाएगा, RONA। इस RONA की रिएक्शन आपको X एंड देन R से करवानी होती है, मतलब RONA की रिएक्शन आपको अल्काइल हैलाइड से करानी है तो NaX बाहर निकल जाएगा और ROR मिल जाता है। दिस इज हाउ यू कैन मेक ईथर। ये ईथर बनाने का तरीका है, ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं। आपको इसके लिए 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेना होता है और सोडियम एल्कोक्साइड लेना होता है और फाइनली यहां से ये जो आपको दिख रहा है ऑक्सीजन जिसपे नेगेटिव का चार्ज है, इस पर अटैक करता है और यहां से X बाहर निकल जाता है। फाइनली आपके पास ईथर बन जाता है। SN2 मैकेनिज्म होती है, याद रखना है। SN2 मैकेनिज्म में आप लोग ध्यान रखना है कि जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये आपका 1 डिग्री में फास्टेस्ट होता है और न्यूक्लियोफाइल कोई भी हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल आपका भारी भी हो सकता है। तो आपको मैं बताता हूं, ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है, आपको ध्यान रखना है। तो ये 1 डिग्री में आसानी से होती है। क्लियर हो गया। और अगर आपको पूछना है कि ये सोडियम फिनोक्साइड कैसे बनेगा, सोडियम एल्कोक्साइड कैसे बनेगा, तो अल्कोहल से रिएक्शन कराओ Na की, सोडियम एल्कोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जरा आप ध्यान से समझना। ये तो हो गया हमारा। अब मैंने आपको बता दिया 1 डिग्री में आसानी से होता है। तो आप यहां पर अगर CH3Br लेते हो जो कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो वहां पर ये जो बड़ा सा दिख रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। यहां से ये अटैक करेगा, ये बाहर निकल जाएगा, तो यहां से ईथर बनना पॉसिबल है।
ठीक है, चाहे आप सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड ही क्यों ना ले लो, अगर ये आपके पास हेलोएल्केन 1 डिग्री है तो रिएक्शन पॉसिबल है और ईथर बन जाएगा। पर अगर मान लो गलती से आपने 1 डिग्री नहीं, आपने 3 डिग्री हेलोएल्केन ले ली, तो यहां पर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। बजाय इसके ये साइड वाले हाइड्रोजन को निकाल लेगा अपने साथ, वो निकालना उसके लिए आसान होगा, ठीक है। और अगर वहां निकाल लिया और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाए तो यहां पर एल्कीन बन जाएगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग ध्यान रखना है क्योंकि ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है, तो हेलो एल्कीन आपका 1 डिग्री होना चाहिए। अगर आपने 3 डिग्री ले लिया तो वहां पर ईथर की जगह एल्कीन बन जाएगा। क्या बनेगा? एल्कीन बन जाएगा। यह आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। सो इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लास्ट में रह गया डाइथाइल को और किससे बना सकते हो? डिहाइड्रेशन ऑफ ईथर से भी बना सकते हो, अल्कोहल से। अगर आपने अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर दिया, पानी निकाल दो बाहर, तो क्या होगा? ROR आपस में जुड़ के ईथर दे देगा। सबको समझ में आया? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ईथर बनता है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का तो काम ही यही है, पानी को बाहर निकालना। सबको समझ में आ गया? एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने मिथेनॉल ले लिया और H+ और हीट लिखा है, ध्यान रखना H+ और हीट, तो यहां पर या मेथॉक्सीमीथेन बनेगा 100%। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने डाइथाइल इथेनॉल ले लिया और अगर आप एसिड और हीट दिखा रहे हो, तो इन दैट केस डाइथाइल ईथर आपको दिखेगा 88% और आपको एल्कीन भी दिखेगी 12%। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और अगर आप लोगों ने यहां पर ये प्रोपेनॉल ले लिया और फिर अगर आपने एसिड और हीट दिखाया तो आपको 75%, धीरे धीरे ईथर की मात्रा कम होती जाएगी अगर आप नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ाते जा रहे हो, तो 75% ईथर मिलेगा, 25% आपको एल्कीन मिलेगी। ये आपको ध्यान रखना है। केमिकल रिएक्शन की तरफ चलते हैं। ईथर की केमिकल रिएक्शन कैसी परफॉर्म होती है? अगर आप मान लो ईथर की रिएक्शन आपने करवा दी कि HX यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से करवा दी, तो कुछ है नहीं इसमें, दैट्स वेरी इजी। क्या होगा जरा आप बताओ? अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपके पास क्या बना लेगा? ROH यानी कि अल्कोहल बना लेगा और RX साथ में हेलो एल्कीन बाहर निकल जाएगी। समझ में आ गया? हीट की प्रेजेंस में। मान लो आपने डाइथाइल ईथर लिया, HBr से रिएक्शन करवाया, तो क्या बनेगा? एक तो मिथेनॉल बनेगा और एक मिथाइल ब्रोमाइड बनेगा। लेकिन अगर आप मान लो आपने रिएक्शन इससे के साथ करवा दी कि ऑक्सीजन के इस तरफ तो मिथाइल ग्रुप है और इस तरफ आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो क्या होगा? तो जो हल्का वाला है ना, छोटा वाला ग्रुप, उसके साथ आप किसको जोड़ोगे? हेलोजन को। ये आपको ध्यान रखना है, ये शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं, ठीक है। और बड़े वाले को आप हाइड्रोजन पकड़ा दोगे। समझ में आ गया? छोटे वाले को हेलोजन पकड़ाना है, लिख लो। अगर ऑक्सीजन के एक तरफ छोटा ग्रुप है, छोटा मतलब स्मॉल ग्रुप है, और दूसरी तरफ बड़ा ग्रुप है, बड़ा मतलब बिग ग्रुप है, तब क्या करोगे? अगर आपने रिएक्शन इसकी मान लो HI से करवा दी, HBr से करवा दी, तो आप हाइड्रोजन तो पकड़ा दो बड़े वाले ग्रुप को, क्योंकि ग्रुप वैसे ही बहुत बल्कि है। और छोटे वाले को आप क्या पकड़ाओगे? छोटे वाले को आप पकड़ाओगे हेलोजन। तो स्मॉल को हेलोजन पकड़ाना है और जो बड़ा है उसको हाइड्रोजन पकड़ा देना है, खत्म कहानी। यह आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सवाल भी काफी बार पूछा जाता है। फाइनली जो ईथर होते हैं, ईथर ग्रुप जो होते हैं ना, बेसिकली ये जो आपको दिखाई दे रहा है एनिसोल, उसमें भी ऑक्सीजन के पास आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। ये भी क्या करता है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये प्लस आर इफेक्ट दिखाता है। प्लस आर का मतलब इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ फेंकता है। तो इन दैट केस भी आपको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव कंपाउंड देखने को मिलेंगे। मान लो ब्रोमीन और CS2 सिलेक्शन कराया, तो देखो ऑर्थो पोजीशन पे आपने Br को जोड़ रखा है। यहां पर भी ऑर्थो पोजीशन, यहां पर ऑर्थो और ये पैरा पोजीशन दिखाई दे रहा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव कंपाउंड बनेंगे। मान लो आपने एनिसोल का रिएक्शन करवा दिया कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 से, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव कंपाउंड मिलेगा। मतलब आप ऑर्थो पोजीशन पे NO2 और पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप को जोड़ोगे। ये तरीका होता है इनकी केमिकल रिएक्शन का। फाइनली छूमंतर खाली कलंतर हो गया, चैप्टर खत्म, ठीक है। और ये सारी केमिकल रिएक्शन और इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कुछ दिनों से मेरे काम बहुत ज्यादा है तो मैं थका थका सा रहता हूँ। मैं कुछ मेरा पर्सनल काम चल रहा है, खुशखबरी दूंगा जल्दी आपको, है ना। तो इस वजह से मैं थोड़ा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ यूट्यूब पे, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि हर दिन आऊँ मैं आपको एक बार तो कुछ ना कुछ करवाऊँ आपके फायदे के लिए, क्योंकि 2020 का एग्जाम तो हमें देना ही है। फाइनली गाइज, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, है ना। ये इमोजी आपको अच्छा, ये GF अच्छा लगा होगा आपको। अगर आप अभी क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो 3499 रुपये का क्रैश कोर्स है, A2020 उसका कोड है और ये लिंक है उसका VDNTU/NEET-CC, ये उसका लिंक है। फटाफट से इस पर क्लिक करो और फटाफट से अपने क्रैश कोर्स को अवेल करो। अगर अपने जूनियर या अपने भाई बहन को, छोटे भाई बहन को अगर आप प्रो कोर्स दिलवाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कोर्स है, तो पढ़वा सकते हैं घर पे बिठा के। प्रो कोर्स के सब्सक्रिप्शन फीस मात्र 5,949 रुपीज ही है। लॉन्ग टर्म कोर्स है, मजा आ जाएगा आपको, कर लो, बहुत काम आएगा।
एंड हमारी जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लो। एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, वेदांतु नीट ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, इसको ज्वाइन करो, उसके बाद बल्ले बल्ले कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वहीं पे आपको बार बार नोटिफिकेशन दिए जाते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इसको सब्सक्राइब कर डाला तो लाइफ एकदम जिंगल अलग आइज, है ना। चलो मैं बहुत थक रहा हूँ अभी, तो शुभ रात्रि, शबा खैर, आराम से आप लोग भी सो जाओ, मैं भी सो जाऊंगा। और जो भी न्यूज़ है, जो भी नीट की न्यूज़ आएगी देखा जाएगा जो भी होगा, बट अभी ज़्यादा टेंशन मत लो और आप बस पढ़ाई करो, बैठ के पढ़ना जरूरी है। एग्जाम तो कभी ना कभी होगा, समझ में आता है, एग्जाम कंफर्म होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है बस, ठीक है। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, दिस इज अरविंद दौड़ा साइनिंग ऑफ नाउ, बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट।